हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे और आप लोगों का जो प्रिपरेशन चल रहा होगा बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। और कल का नोटिफिकेशन को देखते हुए आप लोगों को तो ये पता चल गया होगा कि जो फॉर्म फिलअप करने का जो डेट है वो कमीशंस ने जारी कर दिया है। और जो भी आपके सिलेबस वगैरह वो सारा एक साथ है। एज एज जिन लोगों का देखना है वो भी आप देख सकते हैं वहाँ पे किनका एज आपका एवव हो गया है या फिर जो लोग भर सकते हैं वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम में भेज दी हूँ। आप एक बार जाके वो नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आज मैं जो आप लोगों के लिए जो क्लास लाई हूँ वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस में आपने सिलेबस में देखा होगा कि जो आपका 1947 में झारखंड के जो राज्य में जो आर्थिक विकास है उसके बारे में पढ़ना था और भूगोल उसी के साथ में पढ़ना है और जंगल नदियाँ और पहाड़ जलप्रपात उसी वही सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को ये सब पढ़ाऊंगी। क्लास थोड़ी लंबी चलेगी बट कोई नहीं, आप लोग क्या करना 1.25x के स्पीड में क्लासेस को कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार अगेन मैं बोल दूं कि आप लोगों को अगर क्लासेस अच्छा लगते हैं, ठीक है, हमारे क्लासेस अगर अच्छी लगती हैं आप लोगों को तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आप लोगों को ना और हमसे पढ़ने का मौका मिलेगा, ताकि आप लोगों को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन जाएगा तो उससे आप हमारे साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों का जो भी क्वायरीज रहेगा फॉर क्लासेस रिलेटेड, तो जो भी क्वायरीज रहेगा ना उसके लिए टेलीग्राम लिंक बना हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके वैब्स अकेडमी 24 चैनल में जाके अपने क्वायरीज को रख सकते हो। मैं वहाँ से आपका रिप्लाई दूंगी। ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे तो ठीक है। और क्लास स्टार्ट करते हैं। जो 1K का सब्सक्राइब का जो टारगेट है उसको जरूर फुलफिल कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा ताकि सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट हो सके और आप लोगों को मेंस में प्रॉफिट मिल सके। ओके, तो चलते हैं आज का क्लास क्या है देखते हैं। तो देखिए सिलेबस में क्या था पढ़ना वो यहाँ पे डाल दी हूँ, बट कॉपी पेस्ट करना था तो बहुत अच्छे से नहीं हो पाया। ये जो आपका जो मैं आज टॉपिक लेके आई हूँ 1947 का, उसमें आपको क्या पढ़ना था, आर्थिक विकास पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, झारखंड का भूगोल पढ़ना है, जंगल नदी पहाड़ पर्वत और क्या पढ़ना है आपको खान वगैरह आदि सब आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है, इसमें कितने टोटल क्वेश्चंस आते हैं, टोटल क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन यानी कि 20 मार्क्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 14th जेपीएससी, क्योंकि 10th क्वेश्चन बहुत मैटर करता है। ठीक है, जो जिस जेपीएससी के लिए 10th क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, तो आप क्या करना इस क्लासेस को स्पीड ही सही 1.25 की स्पीड ही सही देखना, बट प्रॉपर वे में क्लास को लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि क्लास लंबी है तो आप स्किप मत करना, क्लास को प्रॉपर वे में ले लेना। तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे। देखते हैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारा कि झारखंड का आर्थिक विकास। ठीक है, आर्थिक विकास कब से कब तक, तो 1947 से लेके आपको कब तक देखना है, यानी कि अभी तक का। ठीक है, यानी कि 2026 तक, वर्तमान तक देखना है। इसका डीप एनालिसिस में क्यों, ठीक है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा अदर चीजों को लेके। ठीक है, सारा मैं कंटेंट लेके आई हूँ, बाहर आपको जाने की कोई नीड नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं कि क्या है इसका झारखंड का भूमिका। तो झारखंड का जो आर्थिक भूमिका रहा है, इसका जो विकास भारत के उन क्षेत्रों में गिना जाता है जहां साधन प्रचुर है लेकिन विकास असमान रहा है। लेकिन देखा जाता है यहाँ झारखंड में कि आपका 1947 से लेकर आज तक झारखंड की जो अर्थव्यवस्था रही है वो क्या रही है, खनिज आधारित और औद्योगिक मॉडल रहा है। कैसा रहा है, तो खनिज आधारित और औद्योगिक मॉडल रहा है। इसमें क्या है आपका कि राजनीतिक अपेक्षा भी होती है, राज्य का निर्माण और अब सतत विकास और बढ़ने की कहानी रही। अभी जो प्रेजेंट टाइम पे आपका सतत विकास का जो बढ़ने की आपका स्टोरीज दिखेगा। ओके, तो डिफिनेशंस तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या कह रहा है, क्योंकि मैं प्रॉपर वे में लिख दी हूँ। ठीक है, देखते हैं अब क्या है। 1947 के टाइम झारखंड की क्या आर्थिक स्थिति थी। ठीक है, क्या स्थिति थी इसका, तो ये 1947 में झारखंड क्या था, ये बिहार राज्य का एक हिस्सा था। उसमें क्या था कि इसमें ब्रिटिश काल में विकसित हुआ, क्या क्या विकसित हुआ था उस टाइम,
जब बिहार राज्य का जब झारखंड हिस्सा था तो उसी टाइम ब्रिटिश काल में कुछ चीजें विकसित हुआ था। क्या विकसित हुआ था? तो उस टाइम विकसित हुआ था कोयला खनन, ठीक है। जहाँ कहाँ से ये आपका कोयला खनन कहाँ होता था? ये आपका झरिया में होता था और गिरिडीह के एरिया में होता था, ओके। और इस्पात उद्योग आया, उसके बाद इस्पात उद्योग आया, ठीक है। कब? ब्रिटिश जब बिहार से झारखंड एक साथ दोनों कंबाइंड था उस टाइम आपका कोयला का ये झरिया का ये हुआ। उसके बाद आपका इस्पाती जो कि टाटा स्टील 1907 देखा जाता है, ठीक है। कब माना जाता है? 1907 माना जाता है। कब? अकॉर्डिंग टू 1957 के अकॉर्डिंग देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें फिर क्या विशेषता रखती है आपका 1947 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें अर्थव्यवस्था कैसा था? तो खनिज प्लस वन आधारित था। यहाँ का जो अर्थव्यवस्था था झारखंड का वो था आपका क्या? तो वो था आपका खनिज प्लस वन आधारित था, ओके। उसके बाद क्या था? जनसंख्या का बड़ा भाग क्या करता था इसमें उस टाइम 1947 के टाइम? तो इस टाइम जो ये करते थे ये जनजातीय और कृषि एवं वनोज पर निर्भर रहते थे, ठीक है। जो जनजातीय लोग थे उस टाइम क्या करते थे? कृषि एवं वन उपज पर निर्भर रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कृषि क्या है। तो कृषि जो आपका 1947 में क्या होता था? जो 1947 में ज्यादातर जो कृषि होता था ना वो वर्षा आधारित होता था, ठीक है। यानी कि बारिश के हिसाब से, ठीक है, बारिश के हिसाब से होता था, ठीक है। बारिश के हिसाब से होता था आपका क्या? कृषि किया जाता था, ठीक है। और इसका जो कृषि जब होता था ना बारिश के अकॉर्डिंग तो इसका इसका जो प्रोडक्शन होता था यानी कि उत्पादन होता था ये बहुत ही नियमित यानी कि मिनिमम होता था। क्या होता था? ये मिनिमम होता था, ओके। तो इसमें देखा जाए कि कोर प्रॉब्लम क्या था में जो 1947 का जो था जो टाइम चल रहा था, पीरियड चल रहा था उस टाइम झारखंड बिहार दोनों एक साथ जुड़ा हुआ था यानी कि कंबाइंड था। तो उस टाइम का जो आपका मुख्य जो विरोध भाषा है यानी कि कोर जो प्रॉब्लम था उस टाइम क्या था? तो उस टाइम का जो कोर प्रॉब्लम था वो था आपका झारखंड संसाधन समृद्ध लेकिन क्या में कमी थी? तो मानव विकास में पिछड़ा क्षेत्र था। क्या था? तो मानव विकास में पिछड़ा था। झारखंड में माना जाता है कि यहाँ पे संसाधन बहुत ज्यादा है, ठीक है। संसाधन जो है आपका वो बहुत ज्यादा है बट प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ का जो मानव जो विकास है ह्यूमन डेवलपमेंट है ये आपका बहुत ही पिछड़ा हुआ है, ठीक है। क्या है? ये पिछड़ा हुआ होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या हो जाएगा फिर आप चलिए देखते हैं। नेक्स्ट में है आपका कि 1947 टू 1960 के बीच में क्या हुआ था हमारे झारखंड में, ठीक है। कब से लेके कब से तक? तो 1947 टू 1960 आधार निर्माण का काल था। किसका ये काल क्या बताता है आपका? ये आपका आधार निर्माण बता है यानी कि फाउंडेशन बताता है झारखंड का जो आपका जो ये था उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये आपका फाउंडेशन को यानी कि बताता है, ठीक है। फाउंडेशन फेज था कब? 1947 टू 60, ओके। तो सरकारी दृष्टिकोण से देखते हैं कि क्या है इसका। तो सरकारी दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें बताता है कि भारी उद्योग आधारित, ठीक है, विकास में क्या विकास को प्राथमिकता दी जाती थी यानी कि प्रायोरिटी दिया जाता था, ठीक है। विकास जो कि आपका जो इंडस्ट्रियल जो आधारित जो अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल उसको डेवलपमेंट को ये क्या दिया जाता था? इसको प्राइमरी लिस्ट में रखा जाता था, ठीक है। यानी कि प्राथमिकता दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है इसमें कि इसमें आपका हो जाएगा खनिज क्षेत्रों को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ता था। क्या करते थे? तो खनिज क्षेत्रों को उस टाइम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाता था, ओके। उसके बाद इसका प्रमुख घटनाएं क्या क्या उस टाइम घटी थी। तो आपको वो पता होगा कि आपका जो 1948 में आपको उस टाइम डीवीसी का यानी कि निर्माण कर दिया गया था। ये क्या किया गया था? उस टाइम चल रहा था डीवीसी प्लान चल रहा था, ठीक है। वो डीवीसी प्लान का जो मेन काम क्या था उस टाइम? ये था आपका बाढ़ बिजली और सिंचाई का काम करवाता था। क्या करवाता था? तो बाढ़ और बिजली और सिंचाई से रिलेटेड था कौन? 1948 का डीवीसी एक्ट, ठीक है। तो इसमें देखा जाता है कि और क्या ये कोयला खनन का राष्ट्रीय विस्तार हुआ। इसका जो प्रमुख घटनाएं थी 1947 से लेके आपका 1960 के बीच में, तो 48 में तो आपको डीवीसी को ले आया, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि डीवीसी को इसका 3 मुख्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था कौन? तो डीवीसी क्या क्या भूमिका निभाता था? तो वो निभाता था आपका क्या? बाढ़, बिजली और सिंचाई, ये तीनों चीज होता था जो झारखंड को फुलफिल करवाता था, डीवीसी के अकॉर्डिंग हो जाता था, ठीक है। अब देखते हैं कि कोयला और खनन का राष्ट्रीय विस्तार हुआ उसी टाइम हुआ। फिर आर्थिक प्रभाव क्या हुआ था उस टाइम? तो आर्थिक प्रभाव ये हुआ था आपका कि
ऊर्जा का जो उपलब्धता बढ़ी, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी था उसका प्रोडक्टिविटी क्या होता है, मतलब आपका जो वो आपका बढ़ी थी, ठीक है। और औद्योगिक निवेश का जो मार्ग था वो प्रशस्त हो गया, ठीक है। औद्योगिक निवेश का मार्ग प्रशस्त हो गया था। और क्या हुआ इसमें, इसमें और देखने को मिला आपको कि स्थानीय कृषि व मानव विकास उपेक्षित थी। इसमें जो सब कुछ होने के बाद भी जो यहाँ का जो स्थानीय कृषि व मानव विकास था वो उपेक्षित थी, मतलब डेवलप नहीं था। वन लाइन में अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखे पूरे एनालिसिस को अगर किया जाए तो इसमें वन लाइनर में अगर देखते हैं तो इसमें बोलता है कि यह काल औद्योगिक ढांचे को नींव रखने का था, न कि समावेशी विकास का। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1947 में आपका 1947 में या फिर 1960 में जो आपका औद्योगिक ढांचे का जो नींव रखने का मुख्य कारण क्या था, ठीक है, मुख्य कारण क्या था। तो अगर उसमें बोला जाएगा तो मुख्य कारण क्या था, तो आप बोल दीजिएगा कि औद्योगिक ढांचे का विकास करना, ना कि समावेशी को विकास करना था, ठीक है। वहां पे ऑप्शन रहेगा कि समावेशी विकास करना था, तो गलत, वो नहीं होगा। क्या विकास करना था, औद्योगिक विकास, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका। हाँ, एक चीज जो मैं और रिपीट कर दूं आप लोगों को, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम इतना छोटे छोटे पॉइंट्स क्यों बता रहे हैं, तो मैं आप लोग को एक बार अगेन बता दूं कि जो जेपीएससी का जो एग्जाम है ना, ठीक है, जेपीएससी का जो एग्जाम है वो बहुत ही नियरेस्ट है, ठीक है, बहुत नजदीक है। तो क्या करोगे आप बुक्स जैसा पढ़ के, ठीक है, बुक्स को आप पढ़ के क्या करोगे अभी इस टाइम पे, इस टाइम पे बेटर होता है ना कि एग्जाम के टाइम पे बेटर होता है कि शॉर्ट नोट्स काम करता है। क्या काम करता है, शॉर्ट नोट्स काम करता है। तो आपके पास कितना दिन टाइम है, ठीक है, बहुत कम दिन टाइम है। तो आप बुक्स ना पढ़ के इस तरह के शॉर्ट नोट्स में लेके लाई हूँ, वन लाइनर टाइप का है, ठीक है, कि आपको समझ में भी आ जाए और जो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ भी दे आपका, जेपीएससी द्वारा पूछा भी जाए क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो ये मत सोचना कितना छोटे छोटे चीज, ये वन लाइनर क्लास है। मैं अभी तक जो भी क्लासेस ले रही हूँ, क्योंकि मैं 6 महीने से तो पढ़ा नहीं रही हूँ कि आपको बुक्स जैसा थ्योरी पढ़ा दूं, ठीक है, अभी कुछ दिन ही से स्टार्ट की, तो मैं आप लोग के लिए जो ज्यादा प्रॉफिट दायक होगा मैं उसको लाऊंगी ना, ठीक है। मैं अपना अपना चैनल को ये करवाने का मेरा कोई मेन पर्पस नहीं, मेरा मेन पर्पस है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट है ना वो इस बार जल्दी जेपीएससी सेलेक्ट हो जाए। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज बता देती हूँ कि मेंस के लिए ना आप लोग प्लीज कांटेक्ट करना, कहाँ पे, टेलीग्राम पे, वाप्स अकेडमी पे, ठीक है। प्रॉपर वे में मैं आप लोगों को आंसर राइटिंग का प्रिपरेशन करवाऊंगी झारखंड का, ठीक है। और सर के द्वारा करवाया जाएगा, जितने जीएस पेपर रहेंगे वो करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है आपका 1960 टू 80 के बीच में क्या हुआ था, ठीक है। तो 1960 टू 80 के बीच में जो आपका हुआ था वो था भारी उद्योग प्रावधान विकास, ठीक है। उस टाइम हुआ था क्या, ये आपका जो 60 से जो 80 का जो फेज था ये बताता है हैवी इंडस्ट्री को बताता है, किसको बताता है, तो ये आपका हैवी इंडस्ट्री को बताता है, ठीक है। तो प्रमुख जो आपका जो प्रमुख औद्योगिक योजनाएं इसमें क्या क्या आई थी, ठीक है, 1960 से लेके 1980 के बीच में पूछता है क्वेश्चन कि आपका 1947 से लेके 1960 तक क्या था, किसको लाया गया था, ठीक है। तो उस टाइम बोल दीजिएगा 1948 में डीवीसी को लाया गया था, 1948 में, ठीक है। 1960 टू 80 के बीच में आपको क्या क्या लाया गया आपका, तो आपका जो लाया गया था वो आपका हो जाएगा बोकारो, कौन सा हो जाएगा, तो बोकारो इस्पात संयंत्र कब 1964 में लाया गया, ठीक है। फिर एचईसी जो रांची में है कब लाया गया, 1958 में लाया गया था। और क्या लाया गया, पतरातू बोकारो थर्मल पावर, ठीक है। पतरातू जो आपका है उसको लाया गया और बोकारो थर्मल प्लांट पावर को लाया गया, ठीक है। फिर आर्थिक संरचना क्या है आपका, आर्थिक संरचना जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका जीडीपी में उद्योगों का योगदान बढ़ा। जो हमारे जो झारखंड का जो जितने भी इंडस्ट्रीज थे, उद्योग थे, उसमें आपका इंडियन जीडीपी में क्या हुआ, इंडियन जीडीपी में क्या हो गया आपका, ये बढ़ाया, ठीक है। इंडियन जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है उसको हाई कर दिया, ठीक है। शहरीकरण देखते हैं क्या क्या हुआ था, तो उस टाइम शहरीकरण में क्या क्या देखा गया था, तो जमशेदपुर और बोकारो का डेवलपमेंट को देखा गया था कब, 1960 से 80 के बीच में। नकारात्मक परिणाम क्या क्या निकला, ठीक है। इतने सब चीजें तो आपको योजनाएं लाए गए हैं, ठीक है, और जो आपका जो सेक्टर्स थे उसको डेवलप किया गया, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि और क्या किया गया था आपको, तो नकारात्मक परिणाम में आता है बड़े पैमाने पर जनजातीय विस्थापन, तो बड़े पैमाने पर जनजातीय विस्थापन आया, फिर वन क्षेत्र में कमी आने लगी और
पर्यावरण प्रदूषण होने लगा। ठीक है, की कॉन्सेप्ट में देखते हैं तो इस टाइम जो 1960 से लेके आपको 80 के बीच में बोला जाएगा, तो इस टाइम आपका क्या हुआ था, तो ग्रोथ था, विकास आपका हाई हुआ था। क्या हुआ था, जो आपका डेवलपमेंट था उसका ग्रोथ रेट हाई हुआ था। क्यों? क्योंकि ये जो था इंडियन जीडीपी का हिस्सा बन गया था और उसमें बढ़ावा दिया था। ठीक है, विकास वेलफेयर नहीं हुआ। ठीक है, वेलफेयर पे नहीं हुआ था। बट देखा जाए 1962 2000 के बीच में आर्थिक असंतोष और झारखंड आंदोलन हुआ। देखिए, असंतोष इसलिए, आर्थिक असंतोष इसलिए भी कह सकते हैं ना इसको कि 2000 में हमारा झारखंड प्रॉपर रूप से बिहार से अलग हो गया था 15 नवंबर को। ठीक है, इसलिए इसको असंतोष और झारखंड आंदोलन के मतलब देखा जा सकता है। झारखंड आंदोलन हुआ था। क्या है इसमें प्रमुख आर्थिक समस्याएं क्या की हुई थी, तो इस टाइम जो आपका हुआ था वो आपका हुआ था क्या, तो खनिज जो रॉयल्टी का लाभ और स्थानीय क्षेत्र का को नहीं मिला। मतलब जो भी आपका जो खनिज की रॉयल्टी का जो लाभ था वो आपको स्थानीय जो क्षेत्र थे, ठीक है, उनको प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, उन क्षेत्रों वर्ग को प्राप्त नहीं हुआ। और क्या हुआ आपका इसी टाइम, तो गरीबी, बेरोजगारी और कुपोषण आने लगा था। कब? 1980 से लेके 2000 के बीच में गरीबी देखा गया, बेरोजगारी देखा गया और कुपोषण देखा गया। और इसमें क्या देखा गया, तो कृषि और ग्रामीण उद्योग पिछड़ने लगे थे। जो भी कृषि और ग्रामीण उद्योग थे वो आपके पिछड़ने लगे थे। परिणाम क्या निकला इसमें, तो आर्थिक शोषण की भावना। ठीक है, इस टाइम जो आपका होने लगा क्या कि आर्थिक शोषण की भावना होने लगा था। ठीक है, और अलग अलग राज्य की मांग तेज होने लगी थी। इसी टाइम आपका अलग अलग राज्य की जो मांग तेज होने लगी थी, जिससे आपके आंदोलन शुरू हो गए थे। उसके बाद देखते हैं कि झारखंड, इसका जो वन लाइन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या है इसमें कि झारखंड आंदोलन की जड़ आर्थिक असमानता और संसाधनों का बाहरी दोहन से हुआ था। क्या हुआ था, तो आपके संसाधनों के बाहरी दोहन से और आर्थिक असमानता की वजह से हुआ था। अब देखते हैं 2000 का पीरियड में क्या हुआ। 2000 पीरियड का जो आर्थिक दृष्टि देखा जाता है, इस टाइम आपका क्या हो गया कि 15 नवंबर 2000 को आपका झारखंड बिहार से अलग होके एक अलग स्टेट बना। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था अलग स्टेट का, इसमें हो गया संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण रहता और जनजातीय का विकास होता है। बोला जाता है कि झारखंड में जो है ना वो आपके ज्यादातर जनजातीय, आदिवासी जनजाति के रूप में जाना जाता है। किसको? झारखंड को। ठीक है, और क्या होता है इसमें, जनजाति का विकास होता है और क्या होता है, संतुलित क्षेत्र का भी विकास होता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि क्या था एक्सपेक्टेशन। ठीक है, 2002 में जो आपका जो झारखंड का गठन कर दिया गया, तो इसका एक्सपेक्टेशन था, बट रियलिटी क्या निकला, ठीक है, उसको देखते हैं। तो अपेक्षा था कि डेवलप करे, ठीक है, तो क्या रियलिटी निकला कि हाँ तेज तो विकास होगा, डेवलपमेंट वेरी हाई हो गया। लेकिन वास्तविकता में अगर देखा जाए तो प्रारंभिक वर्ष संघर्ष बहुत हुआ था। इस टाइम वास्तविकता में अगर देखा जाए, इसको रियलिटी के तौर पे देखा जाए, इस टाइम इसका संघर्ष बहुत ज्यादा देखने को मिला था। ठीक है, क्योंकि हमारा जो झारखंड बिहार दोनों टूट रहे थे, तो उसमें संघर्ष ऑब्वियसली देखने को मिलेगा ही। तो देखते हैं 2002 से 2000 से लेकर 2010 में क्या हुआ, तो इसमें नवगठित राज्यों की आर्थिक चुनौतियां देखने को मिला। ठीक है, नवगठित राज्यों की आर्थिक चुनौतियां दिखाना मिला। तो संरचनात्मक समस्याएं क्या क्या निकली इसमें, तो इसमें जो संरचनात्मक समस्याएं निकली आपकी, वो क्या था आपका, ये आपका था क्या, कमजोर आधारभूत ढांचा था। क्या था? कमजोर आधारभूत ढांचा था, प्रशासनिक अनुभव की कमी थी और क्या थी, निवेश का कम विश्वास था। ठीक है, आर्थिक स्वरूप उस टाइम क्या निकला, तो जो आर्थिक स्वरूप था आपका वो खनिज आधारित अर्थव्यवस्था बनी रही थी। ठीक है, कृषि में क्या रहा आपका, तो जीडीपी में योगदान कम हो गया। उस टाइम क्या था आपका, आप मेरे को बताइए कौन सा जो फेज चल रहा था आपका, ठीक है, कौन सा पीरियड में आपका जो जीडीपी पे बहुत अच्छा योगदान रहा था। ठीक है, यहाँ तो आपका 2002 से लेकर 2010 तक का जीडीपी जो क्या था, कमी दर्शाई गई थी। सिंचाई क्या हो गया आपका, सीमित हो गया था। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं क्या हो जाएगा इसमें, तो राज्य गठन अपने आप में विकास की गारंटी नहीं होता है। ठीक है, तो बोल देखिए कॉमन सी बता देते हैं। ठीक है, अगर एक बड़ा घर होता है ना, एक बड़ा घर होता है ना, जहाँ पे चार भाई रहते हैं, ठीक है, तो लोगों को लगता है ना कि नहीं हम लोग अलग अलग रहेंगे ना तो ज्यादा विकास करेंगे। अब बट देखा ऐसा जाता है कि ये जो चार हैं, चार भाई हैं, जरूरी नहीं कि एक निकल जाए अकेले बहुत ज्यादा डेवलप कर। कभी कभी ऐसा होता है ना कि चार लोग मिलके ना एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। बट होता है, बट एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ऐसा नहीं कि बिहार झारखंड अलग हो गए हैं तो फिर ऐसा कुछ इशू है, नहीं,
दोनों अपने जगह सही है, बट बोला जाता है कि जो भी अब राज्य के गठन में अपना विकास की गारंटी नहीं होता है, उसी तरह घर को भी अलग करने रहोगे जरूरी नहीं वो डेवलप कर जाए। तो वही स्थिति निकल के आया कि विकास नहीं हुआ, नहीं झारखंड का और नहीं बिहार का। ठीक है, कब से कब तक नहीं हुआ था? तो 2002 से लेकर 2010 तक। अब 2010 के बाद से 2020 की स्थिति की इसका झारखंड का देखते हैं। तो इसमें देखा गया कि नीतिगत सुधार और जो विविधीकरण आया, तब 2010 के बाद फिर आपका सुधार देखने को मिलने लगा झारखंड का। ठीक है, क्या क्या नीतियां अपनाई गई आपका झारखंड से रिलेटेड? तो इसमें औद्योगिक नीति अपनाई गई। ठीक है, ताकि इसका जो जो भी है आपका इंडस्ट्रियल जो ये पॉलिसीज उसको चेंज करके उसको थोड़ा डेवलपमेंट की ओर ले जाया गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, औद्योगिक नीति को अपनाया गया। उसके बाद क्या क्या, एमएसएमई एवं स्टार्टअप को प्रोत्साहन किया गया। ठीक है, एमएसएमई, ठीक है, एमएसएमई कृषि से रिलेटेड है। ठीक है, ये क्या करता है, किसानों का जो आपका मूल्य होता है ना, जो प्राइस होता है धन बे सॉरी ये जो भी आपका उगाया गया ये सामान हो, उगाया गया जो संपत्ति होता है, लाइक धान चावल जो भी हुआ है, उसको उसका मूल्य को एमएसएमई क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, यानी कि मूल्य को निर्धारण करने के लिए उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि एमएसएमई एवं स्टार्टअप दोनों को प्रोत्साहन दिया गया। और क्या क्या, सड़क बिजली सिंचाई का विस्तार होने लगा झारखंड में। ठीक है, फिर आर्थिक परिवर्तन में क्या हो गया, तो आर्थिक परिवर्तन में देखा जाने लगा आपका कि सेवा क्षेत्र में वृद्धि हो गया। ठीक है, क्या किसमें वृद्धि हो गया, तो आपका सेवा क्षेत्र में वृद्धि हो गया। और क्या होगा, शिक्षा व स्वास्थ्य जो संकेतों में सुधार, ग्रामीण योजनाएं जैसे कि मनरेगा को लाया गया था, बट अभी प्रेजेंट का जो न्यूज है इसमें मनरेगा को हटा दिया गया, उसका नाम चेंज कर दिया गया। प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्वेश्चन आएगा, करंट में बता चुकी हूँ। ठीक है, आप बताइएगा कि मनरेगा का दूसरा नाम क्या दिया गया। ठीक है, मनरेगा का जो दूसरा नाम रखा गया वो क्या दिखा रखा गया और कब रखा गया, किस महीने में, डेट सहित आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूंगी, कमेंट के थ्रू ही बता दूंगी, बट अभी आप लोग मेरे को आंसर दो। ठीक है, क्योंकि ये क्लासेस में कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो क्या सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हुआ था 2010 से 20 के बीच में, तो खनन हुआ, उद्योग हुआ और लोक सेवा में आपका वृद्धि हो गई। ठीक है, अब देखते हैं कि अभी तक क्या है आपका 2020 से लेके के बाद, यानी कि 2020 के बाद, यानी कि अभी तक। ठीक है, तो समकालीन आर्थिक दिशा क्या क्या आपका, तो यहाँ पे अभी तक क्या 2020 के बाद क्या किया जाने लगा झारखंड में, तो विकास का नया मॉडल अपनाने लगा। ठीक है, और सस्टेनेबल जो माइनिंग है उसको विस्तार करने, जो भी हमारा जो सस्टेनेबल सतत खनन है उसको उसकी विस्तार में आप जोर देने लगा। ठीक है, कौन, तो आपका झारखंड गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट की ओर देखते हैं तो आपके क्या हो जाएगा, कृषि का आधुनिकरण होने लगा, जो भी आपका एग्रीकल्चर होगा, कल्चर था, उसका आधुनिकरण होने लगा और कौशल का विकास होने लगा, जनजातीय जो उद्यमिता को बढ़ावा देने मतलब अभी मिल रहा है। ठीक है, प्रमुख चुनौतियां क्या क्या आई, तो बहुआयामी गरीबी, ठीक है, कुपोषण और पर्यावरण संतुलन में। अभी देखो आपकी बहुआयामी गरीबी देखो, झारखंड गवर्नमेंट क्या कर रहा है, एग्जाम टाइम पे ले नहीं रहा है। ठीक है, और टाइम लेता भी है तो टाइम से अगर एग्जाम ले भी ले तो वो एग्जाम में बहुत सारा लोचा हो रहा है। ठीक है, मतलब लोचा मीन्स दैट की आप समझ सकते हैं क्या मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी चुनौतियां बहुत सारे को देखने को मिलता है। ठीक है, और जो भी आपका कुपोषण वगैरह जो भी है वो देखने, पर्यावरण संतुलन हो गया। आप लोग बताइए कि कहाँ कौन ऐसा जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आग लगी हुई है बट बुझने का नाम नहीं ले, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं झारखंड का भूगोल, देखते हैं कि क्या है। तो झारखंड का भूगोल में देखते हैं आपका कि क्या क्या देखने को मिलेगा। तो ये आपको बताने से पहले एक बार मैं अगेन रिपीट कर दूं स्टूडेंट कि अगर आप लोगों को हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज एक बार क्या करना, आप लोग लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। और हाँ, क्लास खत्म होता है ना आप लोगों का, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं क्लास के बाद कि क्लास देखे, भी लाइक भी नहीं किए और ना कमेंट किए और चले जाते हैं, ये रूल नहीं होना चाहिए एक स्टूडेंट में। ठीक है, वो खास करके जब रिकॉर्डेड क्लास आता है ना, आप लोगों का जब लाइव क्लास होता है तो आप लोग कमेंट करते हो ना कि यस सर, हाँ मैम क्लासेस बहुत अच्छा था, या फिर ठीक है सही था, क्लासेस आपका अच्छा लगा। तो आप लोग रिकॉर्डेड क्लास को क्यों नहीं रिव्यू देते हैं, तो रिकॉर्डेड क्लास का रिव्यू देने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, ऐसे मैं लाइव आऊंगी कब, तो 1K के बाद, यानी कि 1000 सब्सक्राइबर के बाद में आऊंगी, तो जल्दी से इसको बढ़ाइए। ठीक है,
और देखते हैं आगे क्या है आपका, जो आपका झारखंड ज्योग्राफी उसको वन लाइनर के तौर पे देखते हैं। तो इसमें जो भौगोलिक स्थिति यानी कि लोकेशन देखते हैं। अक्षांश कहाँ से कहाँ है, तो ये आपका 21 डिग्री 58 नॉर्थ से लेके कितना बताता है, 25 डिग्री 18 नॉर्थ को बताता है, अक्षांश बताता है, ठीक है। देशांतर आपका क्या बताता है, तो ये आपका बताता है 83 डिग्री 22 ईस्ट से लेके आपका 87 डिग्री 57 ईस्ट बताता है, ठीक है। तो ये दोनों है ना, ये इंपॉर्टेंट फॉर जेपीएससी, ठीक है, ये पूछता है, ठीक है। ये दोनों को दे देगा और आपको सेलेक्ट करने बोलेगा कि अक्षांश कौन सा है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्षेत्रफल कितना है आपका झारखंड का, ठीक है। तो ये आपका कितने एरिया में डिवाइडेड विस्तृत है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 79,716 हो जाएगा, कितना 79,716 हो जाएगा, ओके। राजधानी ये सब छोटी चीजें आपको आई हो बताने का जरूरत नहीं, बट ब्रीफ वे में वन लाइनर है तो बताना पड़ेगा, ठीक है। सीमावर्ती राज्य आपका उत्तर में बिहार, पश्चिम में छत्तीसगढ़, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका हो जाएगा भौतिक, ठीक है, यानी कि भौतिक प्रदेश देखते हैं इसका। तो छोटा नागपुर प्लाट्यू देखते हैं, यानी कि छोटा नागपुर पठार में क्या क्या आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा झारखंड का जो मुख्य भौतिक भाग इसको माना जाता है, किसको, छोटा नागपुर जो प्लाट्यू है आपका, उसको क्या माना जाता है, उसको झारखंड का मुख्य भौतिक भाग माना जाता है, ठीक है। तो इसमें और क्या देखने को मिलता है, तो इसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत यानी कि एवरेज जो हाइट है इसका, आपका छोटा नागपुर का जो एवरेज जो हाइट हो जाएगा, ये है आपका 700 टू 1000 मीटर में। एवरेज हाइट कितना है इसका छोटा नागपुर का, तो 700 टू 1000 मीटर आपका इसका एवरेज हाइट है, ओके। नेक्स्ट है क्या, खनिज और से समृद्ध क्षेत्र। ये जो छोटा नागपुर है ये आपका खनिज से समृद्ध क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। और क्या माना जाता है, ये प्रमुख पठार कौन सा, तो रांची, हजारीबाग और कोडरमा पठार। छोटा नागपुर पठार में आपका कौन कौन सा आ जाएगा, तो रांची आ जाएगा आपका, हजारीबाग आ जाएगा आपका और कोडरमा आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है अगेन, हाँ उसके बाद देखते हैं दूसरा क्या आ जाएगा आपका, छोटा नागपुर के बाद राजमहल पहाड़ी आ जाएगा, ठीक है। कौन सा, राजमहल पहाड़ी। ये कहाँ पे है, तो ये उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है। कहाँ पे है ये आपका हो जाएगा, तो ये आपका उत्तर पूर्व दिशा में है, ठीक है। उत्तर और पूर्व के दिशा में कौन है, ये आपका राजमहल की पहाड़ियां हो जाएगा, ओके। विशाल चट्टाने हैं इसमें, जो राजमहल पहाड़िया में विशाल चट्टाने देखने को मिलती है। और क्या मिलती है इसमें, ज्वालामुखी की उत्पत्ति यहीं से होती है, ठीक है। और दामोदर घाटी से अलग क्षेत्र है ये, ठीक है। कहाँ से अलग करती है, तो दामोदर घाटी क्षेत्र से ये अलग है। अब देखते हैं थर्ड नंबर में, देखते हैं यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, तो ये आपका दामोदर वैली यानी कि दामोदर घाटी को देखते हैं। इसमें क्या है आपका, तो औद्योगिक एवं कोयला क्षेत्र। और क्या, दामोदर को क्या बोला जाता है, झारखंड का शोक बोला जाता है, बाढ़ के कारण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। तीसरा नंबर में देखते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर में क्या क्या आ जाएगा आपका, एक सेकेंड, हाँ ये पहला नंबर में तो आपको लोकेशन पर पता चल गया, ठीक है। दूसरा नंबर में जो आपका क्या क्या चीजें आ गए, तो दूसरा नंबर में आ गया भौतिक प्रदेश को बता दिए हम, ठीक है। भौतिक प्रदेश हो गया आपका, कौन कौन से आपका दूसरा नंबर पर भौतिक प्रदेश आया, तो पहला आया आपका छोटा नागपुर पठार आया, फिर दूसरा आपका राजमहल आया, फिर तीसरा, हाँ तीसरा आपका कौन सा, दामोदर घाटी आया। अब थर्ड नंबर में चलते हैं कि क्या देखने को मिलता है आपका, जो आपका भू संरचना एवं मिट्टी, क्या देखने को मिलता है आपका, भू संरचना एवं मिट्टी देखने को मिलता है। तो इसमें भू संरचना कैसी है, तो प्राचीन आर्कियन चट्टाने देखने को मिलती है। किस तरह की चट्टाने, तो प्राचीन आर्कियन चट्टाने यहाँ को देखने को मिलती है। क्या क्या मिलेगा फिर, ग्रेनाइट, ग्लाइश, ग्नाइश और सिस्ट प्रमुख है इसमें। और मिट्टी के प्रकार कौन कौन सी देखने को मिलती है, तो आपको लाल मिट्टी देखने को सबसे अत्यधिक, ठीक है। सबसे ज्यादा जो झारखंड में जो मिट्टी मिलता है देखने को, वो लाल मिट्टी मिलता है। फिर लेटेराइट मिट्टी जो पहाड़ी भाग में मिलता है, फिर जलोढ़ मिट्टी जो आपकी नदी घाटी यानी कि यहाँ पे सीमित मात्रा में देखने को मिलता है। 4 नंबर में देखते हैं कि क्या है, 4 नंबर में आपका तो जल निकासी तंत्र, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी सिस्टम यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। प्रमुख नदियां जैसे कौन सी, पहला क्या कौन सा आ जाएगा, तो दामोदर नदी जो सबसे महत्वपूर्ण रखता है, ठीक है। फिर स्वर्णरेखा नदी, फिर कोयल नदी जो उत्तरी व दक्षिणी में, बराकर, अजय, संख और अधिकांश नदी। और ये जो सारी नदियां हैं यहाँ पे, ये
ज्यादातर नदियां कहाँ बहती है, तो आपका पूर्वी की ओर बढ़ती है, ठीक है, पूरब की ओर बहती है। देखते हैं 5th नंबर में क्लाइमेट देखते हैं। भूगोल पढ़ा रहे हैं तो ब्रीफ में सारा कुछ देखना तो जरूरी है। क्लाइमेट किस तरह का है, तो ये आपका उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो जलवायु किस तरह का जलवायु है, तो ये जो आपका है जो जलवायु होता है ये ऋतु और अवधि विशेषता ग्रीष्म, ठीक है। तो ऋतु में देखा जाए आपका कि ऋतु कौन सा ऋतु, अगर ग्रीष्म ऋतु में देखा जाए तो अवधि क्या हो जाएगा इसका, मार्च से जून तक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका विशेषता क्या होता है, तो इसका जो विशेषता हो जाएगा आपका, हो जाएगा कौन सा, तो गर्म एवं शुष्क हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ग्रीष्म ऋतु के टाइम जो आपका जो देखने को मिलता है मार्च में और जून में, क्या देखने को मिलता है, तो गर्म और शुष्क देखने को मिलता है, ठीक है। अब वर्षा के टाइम पे क्या होता है, तो वर्षा के टाइम पे आपका हो जाएगा कि इस टाइम ये कब देखने को मिलता है, तो जून और सितंबर में दिखते हैं, ठीक है। अब बारिश का जो आपका जो कितना सेंटीमीटर में होता है, तो ये 1100 टू 14 के बीच में यहाँ पे बारिश देखने को मिलता है झारखंड में, ठीक है। और शीतकालीन में क्या होता है, तो शीत आपका नवंबर टू फरवरी, यानी कि अभी, ठीक है, जो फरवरी है अभी क्या देखने को मिल रहा है हम लोगों को, ठंड और शुष्क, यानी कि सर्वाधिक वर्षा और ये क्या होता है, ये पठारी व वन क्षेत्र। अभी इस टाइम आपको बारिश भी देखने को मिलता है, ओके। 6 में देखते हैं कि क्या है। 6 में जो आपका हो जाएगा कौन क्या हो जाएगा, तो आपका नेचुरल वेजिटेशन से देखते हैं, यानी कि प्राकृतिक वनस्पतियां क्या है, तो यहाँ का उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन देखने को मिलता है, जिसमें प्रमुख वृक्ष कौन कौन सा आ जाएगा आपका, तो आपका साल आ जाएगा, सागौन आ जाएगा, महुआ आ जाएगा, पलास आ जाएगा और बांस आ जाएगा, ठीक है, ये आपके प्रमुख है। वन क्षेत्र कितना लगभग ये सब ये करता है वन क्षेत्र, तो 30% लगभग होना चाहिए, ठीक है, अभी कवर करता है। यानी कि आपका जो कल में जो परसों में जो वन रिपोर्ट पढ़ाई हूँ, अकॉर्डिंग टू 2003 के अनुसार झारखंड का जो भी वन स्थिति रिपोर्ट रहा है, ठीक है, ये तो 30% में बताई हूँ, ठीक है। एग्जैक्ट क्या परसेंट है अभी झारखंड का, वो आप मुझे मैसेज का कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मुझे भी तो पता चलेगा आप लोग मेरे क्लासेस को पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, इसीलिए मैं क्वेश्चंस को पूछती हूँ, ओके। अब देखते हैं खनिज संसाधन, ठीक है, मिनरल्स रिसोर्सेज देखते हैं क्या क्या है झारखंड के। तो मिनरल्स जो रिसोर्सेज हो जाएगा आपका, इसमें देखा था जो झारखंड है ना, भारत का खनिज का हद बोला जाता है, झारखंड को हार्ट बीट बोला जाता है कि किसके लिए, तो आपके खनिज मिनरल्स के लिए, ठीक है। इसमें देखा जाएगा कि आपका खनिज प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा खनिज, जैसे कि कोयला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा प्रमुख क्षेत्र, तो झरिया, बोकारो, गिरिडीह, ठीक है। आपका फिर लो अयस्क कहाँ मिलता है, तो आपका नोया मोटी में मिलता है। बॉक्साइट कहाँ मिलेगा, तो आपका लोहरदगा में मिलेगा। तांबा कहाँ मिलता है, तो ये आपका शिमू में मिलेगा। अभ्रक का कोडरमा में मिलेगा, ठीक है। तो आई होप ये सब चीजें आपको एक बार देख लो और से खनिज कोयला सॉरी कोयला कहाँ कहाँ मिलेगा, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, लोह अयस्क, नवा मुंडी, बॉक्साइट, लोहरदगा, तांबा, शेम्बू, अभ्रक, कोडरमा, ओके। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हाँ, कृषि एवं भूमि उपयोग, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड लैंड यूजेस, ठीक है, इसको देखते हैं। इसका क्या मुख्य फसल क्या है हमारे झारखंड में। मुख्य फसल का जो प्रावधान देखा जाता है झारखंड में, वो आपका क्या है, तो वो धान है, मक्का है, दालें हैं, ठीक है। और सिंचाई पर ये कम निर्भरता है, जो ये झारखंड है ये आपका क्या करता है, सिंचाई पर निर्भरता कम है कन इन सब चीजों में। और वर्षा आधारित कृषि अधिक है। यहाँ पे जो सिंचाई होती है झारखंड का, ये सिंचाई पर निर्भरता कम है, ठीक है। किस लिए, क्योंकि ये जो है ये वर्षा के अकॉर्डिंग झारखंड का जो भी होते हैं, जैसे धान धान बारिश होता है तभी लगता है, मक्का का भी एक टाइम पीरियड है, दालें का भी लगाने का एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल हजार्ड्स क्या क्या है झारखंड के। तो झारखंड में क्या पड़ता है सबसे ज्यादा, तो सूखा। सूखा कहाँ पड़ता है, ठीक है, ये पलामू में देखा गया है, ठीक है। ये आपका 23rd का जो जेपीएससी हुआ था उस टाइम ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद मृदा को अपरदन है, ठीक है। और क्या करता है, वनों की कटाई होती है,
और क्या होता है इसमें, खनन से पर्यावरण की क्षति होती है। जो प्राकृतिक आपदाएं यानी कि नेचुरल जो हजार्ड होने का जो मेन रीजन है, ये आपका सबसे पहला होता है सूखा के कारण। ठीक है, सूखा होता है, मृदा का अपरदन होते रहता है, और क्या होता है, वनों का कटाई बहुत ही अत्यधिक मात्रा में झारखंड में देखने को मिलता है। और क्या होता है, खनन में से पर्यावरण क्षति होता है, यानी कि झारखंड को इंडस्ट्रियल स्टेट के रूप में जाना जाता है, इसलिए खनन वगैरह माइनिंग वगैरह ज्यादा होता है, इसलिए पर्यावरण को क्षति पहुंचने के कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब क्या। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका हो जाएगा क्या, झारखंड की नदियां और जलप्रपात और बांध। तो पहला देखते हैं कि नदियां क्या है झारखंड का। तो झारखंड का जो नदियां हैं आपका हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा कि झारखंड की नदियां यानी कि रिवर्स ऑफ झारखंड। तो इसका देखते हैं कि क्या होता है, इसमें नदी तंत्र का प्रमुख विशेषताएं को बताती है। जो नदियां हैं झारखंड की, वो एक नदी तंत्र की प्रमुख विशेषताएं को ये डिफाइंड करता है। ठीक है, कहता है कि अधिकांश जो नदियां हैं छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। झारखंड की जो नदियां हैं ज्यादातर छोटा नागपुर पठार की ओर से निकलती है। तो छोटा नागपुर पठार में कौन कौन सा आ जाता है आपका, तो रांची, हजारीबाग और कौन सा, तब कोडरमा। ठीक है, उसके बाद देखने को क्या मिलता है आपका, ये परवा दिशा। ठीक है, परवा दिशा सामान्यतः कैसा रहता है, तो पूर्व की ओर रहता है। ठीक है, और नदियां का जो युवा अवस्था में है, यानी कि जो झारखंड की जो नदियां हैं वो आपकी कैसी है अभी, तो ये युवा अवस्था में है। ठीक है, तीव्र प्रवाह है और जलप्रपात अधिक बनाता है। और कैसा है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली ये नदियां प्रमुख देखी जाती है। ठीक है, दामोदर नदी के बारे में जानते हैं, दामोदर नदी के, तो दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है ये खरकई की पहाड़ियां यानी कि छोटा नागपुर पठार। ठीक है, यानी कि छोटा नागपुर पठार है। ठीक है, उपनाम क्या है इसका, झारखंड का शोक भी बोला जाता है। बाढ़ के कारण यहाँ का क्या ऐतिहासिक हिस्टोरिकल इसमें देखने को मिलता है, क्या अत्यधिक यहाँ पे बाढ़ के कारण बहुत ज्यादा क्षति वति होता है। और ये कौन सा नदी करता है, तो ये आपका दामोदर नदी करता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, झारखंड का शोक नदी बोला जाता है। इसका प्रवाह क्षेत्र क्या है, ठीक है, तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है ये कहाँ से कहाँ जाती है दामोदर नदी, तो दामोदर नदी जो आपका इसका जो फ्लो है ये आपका झारखंड से लेके पश्चिम बंगाल तक जाता है। कहाँ तक, झारखंड से लेके पश्चिम बंगाल तक ये जाती है। सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी है, तो इसकी जो सहायक नदी हो जाएगी ये हो जाएगा आपका बराकर, कोनार और जमुनिया नदी हो जाएगा। ठीक है, और इसमें परियोजना कौन कौन सा है, तो यहाँ पे कौन सा डीवीसी देखने को मिलता है, कौन सा डीवीसी मिलता है यहाँ पे, तो ये डीवीसी देखने को मिलता है, दामोदर वैली सिविलाइजेशन 1948 यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, परीक्षा तथ्य से अगर देखा जाए तो इसमें दामोदर घाटी को क्या कह सकते हैं, तो दामोदर घाटी को कोयला प्लस उद्योग क्षेत्र के रूप में आप उसको डिनोट कर सकते हैं। ओके, हाँ अब देखते हैं कि क्या है, तो स्वर्ण रेखा, सॉरी, हाँ स्वर्ण रेखा नदी के बारे में देखते हैं। तो स्वर्ण रेखा नदी का जो उद्गम है ये कहाँ पे है, ये आपका, ये आपका नगड़ी हो जाएगा, कहाँ, नगड़ी रांची हो जाएगा। ठीक है, और परवा कहाँ से है परवा, तो ये आपका झारखंड, उड़ीसा और बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। ठीक है, विशेषता क्या है आपका, तो मार्ग में अनेक जलप्रपात। ठीक है, मार्ग में यानी कि इसका जो विशेषता देखने को मिलता है झारखंड का नदियों का, तो मार्ग में अनेक जलप्रपातों को विस्तार है। यानी कि झारखंड की जो भी नदी, जैसे स्वर्ण रेखा वो भी जलप्रपात बनाती है, दामोदर वो भी जलप्रपात बनाती है, ये सारी नदियां कहीं ना कहीं जाके एक जलप्रपात या तो फिर संगम, कोई दो नदी का संगम होके एक जलप्रपात का उत्पत्ति हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। उसके बाद कोयल नदी के बारे में देखते हैं। तो कोयल नदी, ये उत्तरी कोयल व दक्षिणी कोयल, दो कोयल नदी को दो पार्ट में बांटा गया, उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल में बांटा गया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि संगम कहाँ पे है, तो इसका शंख नदी से मिलकर ये स्वर्ण रेखा बनाती है। ठीक है, शंख नदी से बनकर किसको बनाती है, तो ये स्वर्ण रेखा को बनाती है। ठीक है, क्षेत्र कौन सा है इसका, तो इसका जो क्षेत्र हो जाएगा कौन कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पलामू और पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र, पलामू और पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को सब चीजें प्रॉपर वे में समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ ताकि टाइम में आप लोगों को सेव कर सकूं। बराकर नदी के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो बराकर नदी में क्या हो जाएगा आपका, दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी माना जाता है। जो बराकर नदी है उसको क्या बोला जाता है, तो दामोदर की वो सबसे बड़ी
सहायक नदी के रूप में उसको डिनोट किया जाता है, यानी कि बोला जाता है। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से, तो हजारीबाग के पठार है। हाँ ठीक है, हजारीबाग पठार, और घाटी कौन सी है इसकी, बराकर की, तो ये आपका हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र, इसको देखा जाता है। अजय नदी, अजय नदी ये कहाँ पे है, झारखंड से पश्चिम बंगाल की सीमा पे ये प्रवाहित होता है। ठीक है, कृषि के लिए ये महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अब। ठीक है, झारखंड का जलप्रपात देखते हैं अब। तो इसमें जो आपका हो जाएगा फिर, और इसका पढ़ाने से पहले मैं अगेन रिपीट कर दूं कि प्लीज आप लोग सब्सक्राइब और लाइक किए बगैर मत जाइए। ठीक है ना, और आप लोग के लिए तो ऑफर है मेंस में कि 1 के सब्सक्राइबर कीजिए जितना जल्दी हो सके। ठीक है, हाँ मैं तो चाहती हूँ कि जेपीएससी का एग्जाम देने से पहले आप लोग 5K करके जाओ। ठीक है, 5,000 सब्सक्राइबर करके जाओ। और देखते हैं कि आगे में क्या है। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, अगर हमारी क्लासेस आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले, और क्लास के बाद तो प्लीज कमेंट करके ही जाइएगा, फीडबैक जरूरी होता है। ठीक है, किसी भी चीज का। तो चलिए देखते हैं क्या है जलप्रपात, झारखंड के प्रमुख जो जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल्स के बारे में। तो जलप्रपात के कारण क्या है, ठीक है, इसमें जो जगह पठारी भू आकृति और कठोर चट्टान की वजह से क्या होता है यहाँ पे, तो जलप्रपातों का यानी कि वाटरफॉल्स का आपका निर्माण होता है। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं कि आपका जो वाटरफॉल कौन सा है। तो वाटरफॉल पहला जो है आपका वाटरफॉल यानी कि जलप्रपात, वो हुंड्रू जलप्रपात है। ठीक है, इसके स्थान कहाँ पे है, रांची जिला में है, और कौन सा नदी के से बना है, स्वर्णरेखा नदी से बना है। ठीक है, ये तो आपका हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी से बना है। ठीक है, आप मेरे को बताइए कि स्वर्ण रेखा नदी किन दो नदियों के संगम से स्वर्ण रेखा नदी का विस्तार हुआ है, यानी कि वो उसका संगम से वो बना है, कौन, तो स्वर्ण रेखा नदी। कमेंट में बताइएगा। ठीक है, हाँ उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि क्या इसका विशेषता क्या है। इसका जो आपका विशेषता देखने को मिलेगा, ये जो आपका वाटरफॉल है, ये झारखंड की क्या है, सबसे ऊंचा जलप्रपात में से एक है। ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात में से एक है। इसकी हाइट कितना है, तो 98 मीटर है। ठीक है, ये हुंड्रू फॉल के बारे अक्सर क्वेश्चन झारखंड का कोई भी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें दसम फॉल। देखिए मैं आप लोगों के लिए ना वन लाइनर आज जो क्लासेस है उसको लाई हूँ। ठीक है, ज्यादा थ्योरी जाना नहीं है हमें, वन लाइनर जाना है, क्योंकि मुझे आप लोग को भी पता है, मैं भी बताती हूँ जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो स्टेटमेंट बेस्ड में क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से स्टेटमेंट बेस्ड में आएंगे, तीन स्टेटमेंट देंगे, अरे 1 2 3 करके सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देखिए दसम फॉल के बारे में देखते हैं थोड़ा। जलप्रपात, ठीक है, कहाँ, रांची में, कौन सा नदी, स्वर्णरेखा नदी में। ये कौन सा, ये यहाँ पे मानसून जो अत्यंत भव्य होता है, यहाँ का जो मानसून होता है दशम जलप्रपात का, इसका जो मानसून होता है ये बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट होता है। ठीक है, अत्यंत भव्य होता है। ठीक है, जोन्हा जलप्रपात, ठीक है, जोन्हा जलप्रपात को आप क्या बोल सकते हो, इसको गौतम धारा भी बोलते हैं। ठीक है, इसका स्थान रांची है। ठीक है, और नदी कौन सी है, तो ये रारू नदी में है। ठीक है, और सीढ़ियों वाला ये प्रसिद्ध जलप्रपात है। एक ऐसा पूछेगा कि एक ऐसा जलप्रपात का नाम बताइए जो कि सीढ़ियों वाला प्रसिद्ध जलप्रपात है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका गौतम धारा यानी कि जोना जलप्रपात। ठीक है, कौन ऐसा डिस्ट्रिक्ट है उस जिसको जलप्रपातों का डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है। ठीक है, यानी कि आपका वाटरफॉल डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है, कमेंट करके बताना। ठीक है, नेत्रहाट जलप्रपात यानी कि जो आपका नेत्रहाट जो जलप्रपात है, ये इसका जो कहाँ पे है, ये आपका, ये हो जाएगा आपका लातेहार हो जाएगा, छोटा नागपुर की रानी क्षेत्र में ये है आपका ये जलप्रपात। और अब देखते हैं पंचगहा। पंचगहा का स्थान कहाँ है, तो खूंटी है, कौन सी नदी है, तो आपकी बनाई नदी है। ठीक है, नदी अक्सर पूछता है, जो नदी होता है ना ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका नेतरहाट जलप्रपात, यानी कि जो आपका नेतरहाट जलप्रपात है, इस ये क्या है आपका, ये अगेन रिपीट हो गया, बट कोई नहीं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। ऐसा होता है कभी कभी। जलप्रपात बनने का कारण क्या होता है, जो जलप्रपात जो वाटरफॉल जो बनते हैं उसका मेन रीजन क्या होता है। ठीक है, वाटरफॉल क्यों क्यों बनता है, तो इसका होता है वाटरफॉल बनने का जो मेन रीजन होता है ये आपका कठोर अग्नि चट्टानों के वजह और क्या
ऊंचाई पठारी क्षेत्र के वजह से भी बनता है, और नदी की युवा अवस्था और भ्रंश घाटियों के वजह से ये जलप्रपात बनने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम देखा जाता है। ठीक है क्या? तो जलप्रपात बनने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो आपका कठोर अग्नि चट्टानों के वजह से भी होता है, ऊंचाई पठारी क्षेत्र के वजह से, नदियां जो युवा अवस्था में रहती है, और भ्रंश घाटियों की वजह से जलप्रपात वाल्मीकि वाटरफॉल ज्यादा बनने का ज्यादा बनती है। ठीक है, तो यही रीजन है कि झारखंड पठार का क्षेत्र बोला जाता है, इसीलिए झारखंड में जलप्रपातों की जो संख्या है वो क्या है, अत्यधिक है। ठीक है, तो हुंडरू जलप्रपात एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, तो हुंडरू जलप्रपात का भौगोलिक अध्ययन देख लेते हैं। ये कौन सा है? तो स्वर्णरेखा नदी है, ऊंचाई कितना है? तो 98 मीटर है। रीजन क्या है इसका? कौन सा कारण है? तो ये कठोर चट्टानों या तीव्र ढाल की वजह से ये बहुत बड़ा वाटरफॉल का निर्माण करता है। कौन? तो हुंडरू जलप्रपात जो है आपका वो 98 मीटर और क्या कठोर बेसाल चट्टानों और तीव्र ढाल के वजह से ये 98 मीटर का जलप्रपात का निर्माण करता है। ठीक है, इसका महत्व क्या है? ये जो हुंडरू जलप्रपात है उसको अभी टूरिस्ट ये बना दिया गया। ठीक है, वहां पे टूरिस्ट लोग जाके घूम सकते हैं, यानी कि पर्यटन बना दिया गया। और जल विद्युत जो समस्याएं हैं यानी कि संभावनाएं यहाँ पे देखने को ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका दसम जलप्रपात जो भी बताए। ठीक है, तो ये भ्रंश घाटी जलप्रपात है, अत्यधिक खतरनाक है। ठीक है, और इसमें ऋतु यानी कि यहाँ का जो मानसून है ये जो है ये अत्यधिक जो है वो तीव्र रहता है। ठीक है, दसम फॉल का जो आपका मानसून है यानी कि वर्षा ऋतु होता है वो अत्यधिक तीव्र देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सी नदी? जोन्हा। जोन्हा इसको गौतम धारा, रारू नदी, सीढ़ी नुमा है। बता दिए कि सीढ़ी नुमा जलप्रपात पूछेगा कौन सा है तो आप बोलना कि रारू नदी। ये हाँ, ये जो गौतम धारा है। ठीक है, और भ्रंश रेखा पर स्थित है। ओके, नेक्स्ट आपका कौन सा हो जाएगा? तो नेक्स्ट ये लास्ट है आपका, ये हो जाएगा आपका पंचघाघ जलप्रपात। जो पंचघाघ जो जलप्रपात है इसके 5 धाराओं के संगम के वजह से इसको पंचघाघ नाम दिया गया। ठीक है, ये कौन सा नदी पर बना हुआ है पंचघाघ जलप्रपात? तो ये आपका बनई नदी पे बना हुआ है। कहाँ पे? तो ये आपका बनई नदी पे बना है। इसका भूगर्भीय दृष्टि से महत्व ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, क्योंकि ये 5 जो जल धाराओं के संगम से बना है तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट रखता है। नेत्रहाट के जलप्रपात देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें है क्या हो जाएगा इसमें कि छोटा नागपुर पठार की सुंदरता को ये दर्शाता है। क्या करता है? छोटा नागपुर पठार की सुंदरता को ये दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। हाँ, तो इसको देखते हैं अब थोड़ा और। इसमें डीवीसी के बारे, दामोदर वैली कोऑपरेशन के बारे थोड़ा सा और डीप में नॉलेज लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो बोलता है डीवीसी में आपका जो डीवीसी है क्या? ठीक है, तो डीवीसी जो दामोदर वैली जो कोऑपरेशन था ये आपका था क्या था? तो दामोदर नदी पर आधारित एक समग्र नदी घाटी विकास परियोजना है। क्या है ये? तो दामोदर नदी घाटी पर आधारित एक समग्र नदी घाटी विकास परियोजना जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में किया गया था। ठीक है, कौन सा पीरियड बताइएगा आपका? 1947 टू 1960 के बीच का ये पीरियड का ये टाइम था उस टाइम। तो ये कब स्टार्ट हुआ था आपका? तो 1948 में इसका स्टैब्लिश हो गया था। किसका? डीवीसी का। तो इस परियोजना की पहली जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना मानी जाती है। क्वेश्चन आएगा कि कौन सी ऐसा परियोजना है जो भारत का, ठीक है, झारखंड का ही नहीं, भारत का जो बहुउद्देशीय क्या था नदी घाटी परियोजना, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? ये डीवीसी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये बहुउद्देशीय परियोजना का अर्थ क्या होता है? बहुउद्देशीय परियोजना का जो अर्थ होता है ऐसी परियोजना जो कि अधिक उद्देश्यों को एक साथ पूरा कर सके। ठीक है, यानी कि मल्टीपल जो आपका रहेगा उद्देश्य उसका जो फुलफिलमेंट एक ही परियोजना पे हो जाए। तो डीवीसी में कौन कौन से आपके परियोजनाएं शामिल किए गए थे? तो इसमें क्या क्या था? बाढ़ का नियंत्रण इसी में था, सिंचाई भी होती थी, विद्युत का उत्पादन भी होता था और औद्योगिक जल आपूर्ति का भी इसी से फुलफिलमेंट किया जाता था। और क्या होता था? क्षेत्रीय डेवलपमेंट को देखा जाता था, क्षेत्रीय विकास भी किसमें देखा जाता था? तो डीवीसी में देखा जाता था। ओके, नेक्स्ट की ओर देखते हैं। इसमें तो डीवीसी का वन लाइनर में एक
देखते हैं, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि डीवीसी इन सभी परियोजनाओं को पूरा करती थी, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, इसीलिए इसको बहुउद्देशीय परियोजना बोला जाता है। ठीक है, डीवीसी को शुरू करने की क्या इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि डीवीसी शुरू करने के लिए इसका बैकग्राउंड क्या था। इसमें था आपका कि दामोदर नदी घाटी जो बार बार विनाशकारी बाढ़ आती थी, अभी भी दामोदर घाटी को झारखंड का क्या बोला जाता है, शोक नदी बोला जाता है। अभी भी इसका जो पहले भी ये दामोदर जो नदी था वो आपका विनाशकारी जो बाढ़ को लाता था, इस कारण से इसे कहा जाता था कि यह एक दामोदर जो कि झारखंड की शोक नदी है। ठीक है, और इसमें क्या है आपका कि समाधान के रूप में भारत ने किसके यूएसए की, ठीक है, जो यूएसए की टेंसेंस वैली जो प्रोजेक्ट है टीबीए मॉडल, उसमें डीवीसी की स्थापना किया। किसके किस मॉडल के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा कि डीवीसी को यानी कि आपका जो है उसको किस मॉडल के अकॉर्डिंग उसकी स्थापना किया गया था डीवीसी को। तो डीवीसी जो मॉडल था वो कौन था, टीबीए मॉडल था। कौन सा मॉडल, तो टीबीए मॉडल था। ये मॉडल कहाँ का था आपका, ये मॉडल आपका यूएसए का था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या डीवीसी का ऑब्जेक्टिव्स को बताते हैं क्या है। तो बाढ़ नियंत्रण डीवीसी अभी कैसे करता है, तो बाढ़ नियंत्रण जो ये करता है वो आपका हो जाएगा कि दामोदर घाटी आने वाली जो भी विनाशकारी बाढ़ है उस पर क्या करती है डीवीसी, तो उस पर नियंत्रण करती है। ठीक है, और क्या, तो बांधों के माध्यम से जल का नियमन करता है, यानी कि बांध भी ये आप लोगों को बताए अभी पीछे कि जो दामोदर घाटी वैली है उसमें जो आपका क्या दामोदर घाटी जो परियोजना है उसमें कितने सारे बांध बने हुए हैं। ठीक है, कमेंट में बताइएगा कितना बांध है इसमें। ठीक है, और कौन कौन सा बांध है उसका नाम भी मेरे को कमेंट में जरूर सेंड कीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं सिंचाई के अकॉर्डिंग क्या है। तो सिंचाई इसमें है हो जाएगा आपका ये झारखंड और पश्चिम बंगाल के कृषि क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा देती है। ठीक है, और क्या करता है, तो वर्षा पर निर्भरता कम हुई है। पहले जो खेती होता था झारखंड का वो खेती कैसा होता था, वो तो वर्षा आधारित खेती होता था। कौन सा आधार खेती होता था, तो वर्षा आधारित होता था। वर्षा होता था तो खेती होता था, अदरवाइज खेती नहीं होता था। बट अब क्या हो गया है कि ये वर्षा पर निर्भरता कम है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें विद्युत उत्पादन क्या क्या होता है इसमें डीवीसी में। तो इसमें हो जाएगा आपका कि जल विद्युत युक्त, ताप विद्युत, यानी कि जल विद्युत युक्त भी है और आपका क्या है आपका, तो ताप विद्युत युक्त भी, यानी कि ये दोनों इसमें देखने को मिलता है। और झारखंड का औद्योगिक का विकास भी इसमें संभव है। और क्या है, हाँ, औद्योगिक विकास इसका कैसे हुआ, जो डीवीसी है इसका औद्योगिक विकास किस स्तर तक देखा गया, तो इसका जो विकास हुआ है आपका कोयला क्षेत्र, जैसे कि कोयला क्षेत्र कहाँ कहाँ पे विकास हुआ है आपका, तो झरिया और बोकारो के क्या हम कैसे कैसे हुआ, तो इसमें तो झरिया और जो बोकारो का जो जल और बिजली दोनों के अकॉर्डिंग इसको देखा गया है। ठीक है, और उत्पादन का क्या है इसका, तो उपयोग को बढ़ावा देता है, यानी कि इस्पात जो है आपका, इस्पात औद्योगिक विकास में आपका इस्पात को ज्यादा बढ़ावा देता है और कोयला को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ, तो इसमें डीवीसी के अंतर्गत बांध, ठीक है, बांध में कमेंट करने बोली थी बट बांध सारे आ गए हैं, वहां पे देखते हैं बांध नदी राज्य देखते हैं कौन सा बांध है, कौन सा नदी में है और राज्य कौन सा है। ठीक है, तो तिलैया बांध, ठीक है, ये तिलैया बांध कहाँ कौन सा नदी में है आपका, तो ये बराकर नदी में। ठीक है, और मेथेन आपका कहाँ पे है, ये भी आपका बराकर नदी में। ठीक है, और कोनार कौन सा ये में है आपका, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, कोनार नदी में है। ठीक है, और पंचेत बांध आपका दामोदर नदी में है। ठीक है, ये पंचेत जो आपका है बांध है वो आपका झारखंड और वेस्ट बंगाल दोनों में है। ठीक है, आधा आधा हिस्सा में ये डिस्ट्रीब्यूट है, बटा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका डीवीसी क्यों पहली मानी जाती है। ठीक है, वन लाइनर में देखते हैं कि जो आपका जो डीवीसी है जो उसको 1948 में लाया गया उसको क्यों पहली बहुउद्देश्य परियोजना मानी जाती है। तो क्यों मानी जाती है, क्योंकि इसे पहले भारत में केवल सिंचाई या केवल बांध निर्माण के लिए होता था। किसके लिए होता था, तो केवल सिंचाई और
बांध निर्माण के लिए होता है। लेकिन अब क्या होता है कि डीवीसी जो पहली परियोजना थी जिसमें नदी घाटी के साथ साथ इकाई माना जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, बहुयामी, यानी कि इसका विकास ज्यादा हुआ है, यानी कि इसमें बहुत सारी चीजें अब एक ही जो डीवीसी है इसमें एक ही परियोजना में बहुत सारे योजनाओं को जोड़ के एक परियोजना बनाया गया है, इसीलिए इसको बहु मतलब ये इम्पोर्टेंट माना जाता है, यानी कि डीवीसी का पहला माना जाता है, ठीक है, यानी कि 1948 का, जो कि भारत का भी ये पहला माना जाता है और झारखंड का तो माना ही जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, झारखंड को औद्योगिक राज्य क्यों कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं झारखंड है इसका औद्योगिक राज्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो झारखंड के औद्योगिक राज्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि झारखंड को भारत का खनिज आधारित उद्योग राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि भारत के कुल खनिज संसाधनों का लगभग 40% कहाँ, झारखंड में पाया जाता है। जो इंडिया का जो लगभग 40% जो खनिज है वो आपका झारखंड में ही देखने को मिलता है, ठीक है। और क्या मिलता है, जैसे कि कोयला, लोएस, बॉक्साइट, तांबा जैसे भारी उद्योग आधारभूत कच्चे माल यही उपलब्ध हैं, कहाँ, तो झारखंड में। दामोदर घाटी क्षेत्र का औद्योगिक विकास का मुख्य केंद्र है। ये जो है आपका झारखंड, ये आपका दामोदर घाटी वैली का विकास का मुख्य केंद्र कौन सा स्टेट को माना जाता है, तो वो आपका झारखंड को ही माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या हो जाएगा, झारखंड में उद्योगों का विकास का कारण क्या है। झारखंड में जो उद्योग का विकास हुआ उसका, यानी कि जो आपका फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी कि फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहला आपका हो जाएगा कि खनिज संसाधनों की प्रचुरता। जो झारखंड का जो आपको उद्योगों का जो विकास का जो मेन कारण रीजन देखा जाता है वो होता है क्या, पहला आपका हो जाएगा खनिज संसाधनों का प्रचुरता यहाँ पे अत्यधिक देखने को मिलता है। जैसे क्या क्या देखने को मिलता है, यानी कि कोयला, कोयला आपको देखने को मिलता है सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, तो झरिया और बोकारो में देखने को मिलता है। फिर लो अयस्क ज्यादा देखने को मिलता है। लो अयस्क कहाँ आपको मिलेगा, तो नोवा मुंडी और गुआ में, ठीक है, नोवा मुंडी और गुआ में देखने को ये मिलता है, ठीक है। उसके बाद बॉक्साइट, बॉक्साइट कहाँ पे मिलता है, ये आपका झारखंड का, तो ये झारखंड का लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, ठीक है। फिर तांबा, तांबा कहाँ मिलता है, तो ये सिंहभूम में मिलता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो आपका हो जाएगा ऊर्जा की उपलब्धता, ठीक है, पहले खनिज संसाधनों की प्रचुरता देखने को मिलता है और दूसरा जो आपको देखने को मिलेगा कि ऊर्जा की उपलब्धता झारखंड में ज्यादा देखने को मिलता है। तो क्या क्या मिलता है यहाँ पे, तो डीवीसी दामोदर घाटी परियोजना देखना है, यानी कि ऊर्जा को लेके रिलेट कर सकते हैं, तो कौन सा देखने को मिलता है आपको, तो वो मिल जाएगा आपको डीवीसी दामोदर घाटी परियोजना। इसमें क्या होता है कि आपको ताप विद्युत संयंत्र भी देखने को मिलता है, जिस जो किससे रिलेट करता है, वो आधारित होता है, तो वो होता है आपका किससे, तो वो कोयला आधारित होता है, ठीक है। परिवहन का क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ, तो यहाँ जो परिवहन की सुविधाएं हैं वो जो आपका हो जाएगा रेल मार्ग, जैसे कि हावड़ा, ठीक है, रेल मार्ग हावड़ा जो कि आपका कहाँ से, दिल्ली जो मुख्य लाइन लाइन बना हुआ है, ठीक है। और राष्ट्रीय अगर राजमार्ग देखा जाए, और ये इसमें भी एक चीज और एक पॉइंट शामिल हो जाता है कि यहाँ जो आपका परिवहन में एक राष्ट्रीय राजमार्ग भी देखने को मिलता है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि आपका हो जाएगा NH33 को भी यहाँ पे देखने को मिलता है, कहाँ पे, झारखंड में, ठीक है। जल संसाधन भी है आपका, जल संसाधन में क्या क्या देखने को मिलता है, तो जल संसाधन में आपका वही डीवीसी हो जाएगा जो कि सिंचाई के लिए वाटर को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है। उसके बाद इसमें और एक चीज होगा, परिवहन की सुविधा है, ठीक है, परिवहन की सुविधा जो भी मैं बता दी। और फिर जल संसाधन को जो आपको बताया कि दामोदर दामोदर नदी और स्वर्णरेखा और बराकर नदी क्या है, ये जल संसाधन है, ठीक है, यानी कि सिंचाई के लिए ये सारी नदियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। पहले होता था वर्षा आधारित होता था, बट अब वर्षा आधारित नहीं है, वर्षा नहीं होती है तब भी वहां पे सिंचाई की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि आपका क्या हो जाएगा, मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ झारखंड, यानी कि यहाँ देख सकते हैं कि झारखंड के प्रमुख उद्योग, ठीक है, इंडस्ट्रीज को देखते हैं। तो पहला इंडस्ट्रीज आपका कौन सा आ जाएगा, तो पहला इंडस्ट्री जो आपका लो एवं इस्पात उद्योग, ठीक है, आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री देखने को मिलता है। ये आपको कहाँ देखने को मिलता है,
पहला जो आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये टाटा स्टील जो कि जमशेदपुर में है, ठीक है। कब इसका स्थापना हुआ था, तो इसका जो स्थापना हुआ था 1907 यानी कि 1907 में हुआ था। कब हुआ था, संस्थापक कौन थे इनके, तो जमशेद जी टाटा। कौन थे, जमशेद जी टाटा थे, ठीक है। और भारत का ये पहला, यानी कि झारखंड का ही नहीं, ये भारत का पहला निजी इस्पात था, ठीक है, इस्पात संयंत्र, यानी कि ये निजी था, ठीक है। इसका महत्वपूर्ण भूमिका क्या हो सकता है, ठीक है, टाटा स्टील जो जमशेदपुर है, इसका महत्व भूमिका क्या है, तो इसका जो भूमिका निभाता है झारखंड में, ये है कि झारखंड का सबसे बड़ा उद्योग नगर के रूप में जाना जाता है जमशेदपुर को, ठीक है, सबसे बड़ा उद्योग नगर के रूप में। और क्या यहाँ का जो आसपास क्या और देखने को मिलता है, तो कोयला देखने को भी मिलता है, लो एस्क भी देखने को मिलता है, जो कि आपका नोआमुंडी में है, और ये कोयला झरिया में है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सेकंड नंबर में क्या आ जाएगा आपका, औद्योगिक। तो औद्योगिक में सेकंड नंबर में आपका आएगा, पहला तो आपका स्टील प्लांट देखने को मिला जो जमशेदपुर में, सेकंड आपका आ जाएगा बोकारो इस्पात, ठीक है। बोकारो इस्पात संयंत्र जो कब हुआ था आपका, 1964 में आया था, ठीक है, 1964 में। इसका जो सार्वजनिक जो क्षेत्र है, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो सेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सेल बोलते हैं इसको। ये जो बना था कि किसके सहयोग से इसको बनाया गया था, तो सोवियत संघ की सहायता से इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। बोकारो जो आपका संयंत्र है, उसको आप किसके सहयोग से बनाया गया था, ये जो आपको बनाया गया था, ये बनाया गया था आपका सोवियत संघ के सहायता से उसको स्थापित कीजिएगा, ठीक है। 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो गोमिया का जो विस्फोटक है, उसका जो ईस्वी पूछा गया था कि कब वो उसका स्थापना हुआ था। तो आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखे होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि वो 1956 में बनाया गया था। छोटा सा वन लाइनर क्वेश्चन था, बस डेट दे दिया गया था कि डेट बताइए कितना था, ठीक है। तो इसी तरह अगर पूछ दे कि बोकारो इस्पात संयंत्र का स्थापना कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा ये कब हुआ था, तो 1964 में हुआ था, ठीक है। कब, तो 1964 में हुआ था। किसके किसके सहायता से, तो सोवियत संघ के सहायता से हुआ था। अब देखते हैं आपका इसमें विद्युत 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 उद्योग, ठीक है, यानी कि पावर इंडस्ट्री के बारे में देखते हैं थोड़ा, पावर इंडस्ट्री क्या। तो इसका जो प्रमुख ताप जो विद्युत संयंत्र है, ये इसको क्या क्या बोला जाता है, ये बोकारो थर्मल और चंद्रपुरा थर्मल और पतरातू थर्मल, ठीक है। पतरातू थर्मल जो आपका रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, बोकारो थर्मल जो आपका बोकारो डिस्ट्रिक्ट में आता है, चंद्रपुरा थर्मल भी आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आता है, आपका चंद्रपुरा, तो ये भी आपका बोकारो डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कौन सा आपका थर्मल स्थापित किया गया है, ठीक है। इसका आप क्या याद रखिएगा कि कौन सा ईस्वी में किया गया था, तो ये सारे 1964 के अकॉर्डिंग किया गया है ये सारे को, ठीक है। तो इसमें फिर देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कि वन लाइनर में देखते हैं कि कोयला आधारित बिजली उत्पादन, ठीक है, किससे किससे रिलेट करता है, तो ये उद्योग आधारित है, किससे, तो उद्योग आधारित है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या हो जाएगा फिर आपका। तो इसमें देखते हैं कोल इंडस्ट्री, ठीक है, कोल इंडस्ट्री के बारे में देखते हैं। इस बात को तो सारा देख लिए, अब कोल के बारे में देखते हैं। तो इसमें होगा कोयला उद्योग। कोयला उद्योग कहाँ कहाँ, तो देखते हैं झारखंड का भारत का हृदय बोला जाता है, ठीक है, यानी कि हार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कहाँ कहाँ, तो झरिया, बोकारो, गिरिडीह, ठीक है। परीक्षा के अकॉर्डिंग इसको देखा जाए कि क्वेश्चन पूछ सकता है आपका कि झरिया यानी कि किस तरह का कोयला का उत्पादन करता है, तो ये आपका करता है उच्च कोटि का कुकिंग कोयला का, ये करता है, क्या करता है, तो ये उच्च कोटि का कुकिंग कोयला यहाँ से ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद सीमेंट उद्योग देखते हैं, सीमेंट उद्योग झारखंड में कहाँ कहाँ पे, तो सीमेंट उद्योग जो कि आपका ये आपका एक कच्चा माल होता है, ठीक है, यानी कि ये आपका कच्चा माल है। ये आपका चूना पत्थर और कोयला, इसी को ये कहाँ पे है आपका, कौन सा क्षेत्र में देखने को मिलता है, ये पलामू और गढ़वा में देखने को मिलता है, ओके। आई होप आप लोग सारा जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो सारा आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को क्लासेस बेटर वे में समझ में आ रही है, तो प्लीज आप लोग क्या कीजिएगा ना, जितने भी सारे मैं अभी तक क्वेश्चंस आप लोगों को पूछी हूँ, वो आप लोग क्लास कंप्लीट होने के बाद ना उसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और फीडबैक जरूर देना, देके जाइएगा, फीडबैक देना ना भूलें, ठीक है। चाहे वो कोई भी क्लास हो या किसी का भी क्लास हो, अगर कोई क्लासेस रिकॉर्डेड होती है ना, तो उसको फीडबैक देना जरूरी होता है, यानी कि आप फीडबैक दे सकते हो, क्योंकि लाइव में आप लोग तो लाइव में मैसेज कर लेते हो ना, तो फिर
उसमें लाइव लाइव क्लास में वही आपका फीडबैक होता है कि जब आप उसको रिप्लाई देते हो। तो रिकॉर्डेड क्लास में होता है कि आप जाके कमेंट में दीजिएगा फीडबैक, ठीक है। तो आप कमेंट देके जरूर जाइएगा। ओके, तो नेक्स्ट आता है आपका सीमेंट उद्योग। ये तो अभी बता दी मैं कि क्या है, फिर अगेन रिपीट कर देती हूँ एक बार। तो सीमेंट उद्योग आपका कच्चा माल जो कि चूना पत्थर और कोयला, ठीक है, प्रमुख कौन सा क्षेत्र है, पलामू और गढ़ावा है, ठीक है। अब भारी इंजीनियरिंग एवं अन्य उद्योग देखते हैं। भारी इंजीनियरिंग और अन्य उद्योग देखते हैं, इसमें कौन सा उद्योग आ जाएगा आपका, HEC, जो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये रांची में, ठीक है। यहाँ पे भारी मशीनें का उत्पादन किया जाता है। इसमें क्या क्या होता है, तो तांबा उद्योग है, और क्या है इस ये तांबा उद्योग आपका कहाँ पे है, तो ये आपका घाटशिला में है। कहाँ पे, तो ये घाटशिला में है। और एल्युमिनियम उद्योग आप और ये किससे आधारित कार्य करता है, तो ये एल्युमिनियम और बॉक्साइड आधारित ये कार्य करता है। कौन, तो आपका कौन सा उद्योग, तो HEC उद्योग किस किस का काम करता है, तो एल्युमिनियम और बॉक्साइट आधारित काम करता है। और तांबा आधारित जो उद्योग है वो आपको घाटशिला में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लघु एवं कुटीर उद्योग, ठीक है, यानी कि स्मॉल एंड कॉटन इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कि कुटीर उद्योग में देखिए, इसमें लाख का उपयोग किया जाता है, ठीक है, लाख का उपयोग किया जा सकता किया जाता है। और तसर रेशम का उपयोग किया जाता है। बांस एवं लकड़ी का शिल्प बनाया जाता है। और क्या किया जाता है, हथकरघा, ठीक है, हथकरघा जो हाथ के द्वारा बहुत चीजें को उसका निर्माण, बहुत सारे वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, ठीक है। फिर महत्व क्या होता है इसका, तो ये जनजातीय रोजगार है, ठीक है। वही मैं बोल रही थी कि हथकरघा यानी कि ये जनजातियों के जो हैंडमेड प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, ये मशीन के द्वारा नहीं बनाया जाता है। और देखते हैं कि इसमें ग्रामीण व्यवस्था का आधार है। ये जो है, ये आपका जो लघु एवं जो कुटीर उद्योग है, ये क्या बताता है कि जनजातियों का ये एक तरह का रोजगार है, ठीक है। डे टू डे लाइफ में ये लोग अपने सामान को बनाते हैं और नजदीकी मार्केट में जाके बेचते हैं, ठीक है। और उससे जो भी पैसा कमाते हैं वो अपना जीवन यापन के लिए, उन लोग का एक क्या है, अर्थव्यवस्था, यानी कि उन लोग का जीवन पोषण का वो एक आधार देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, हो जाएगा फिर आपका। और नेक्स्ट है आपका परीक्षा के अकॉर्डिंग वन लाइनर, देखते हैं कि क्या है इसमें। इतने पढ़ने के बाद, तो झारखंड का सबसे बड़ा जो उद्योग है वो कौन सा है, तो इस्पात उद्योग देखने को मिलता है, ठीक है। तो पहला जो आपका निजी इस्पात कौन सा है, तो टाटा स्टील जो है आपका जमशेदपुर में। कोयला की राजधानी झरिया को बोला जाता है, ठीक है। और औद्योगिक जो जीवन रेखा क्या है, ये आपका दामोदर घाट है, ठीक है। औद्योगिक जीवन रेखा का जो मतलब हो गया आपका कि यहाँ जो आपका दामोदर घाटी परियोजना है, इसमें सिंचाई किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं अब। हाँ, लो एवं इस्पात उद्योग का देखते हैं कि इसका डेट क्या कौन कौन सा है, क्योंकि लास्ट ईयर 2023 में ना डेट पूछा था, इसीलिए मैं अभी बस वो तो सारा एक्सप्लेन की हूँ, अब बस डेट बता देती हूँ आप लोग कौन सा कब आया था, ठीक है। तो उद्योग स्थान और स्थापना वर्ष और महत्वपूर्ण तथ्य देखते कि क्या है। तो देखते हैं टाटा स्टील जमशेदपुर, ठीक है। टाटा स्टील जो आपका है वो कहाँ पे है, तो जमशेदपुर में है, 1907 में आया, ठीक है। इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या बनता है, ये बनता है कि भारत का पहली निजी इस्पात संयंत्र, ठीक है। और दूसरा आप देखते हैं ये क्या है कि बोकारो इस्पात संयंत्र, ठीक है। ये जो हो जाएगा आपका पहला जो जमशेदपुर का हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका बोकारो, ठीक है। अब देखते हैं कि बोकारो बोकारो जो आपका जो उद्योग है वो आपका कब आया था, तो ये आपका 1964 में, ठीक है। और सार्वजनिक क्षेत्र जो कि सोवियत संघ का जो आपका सहयोग से इसको बनाया गया था, कब, तो 1964 में बनाया गया था, ओके। कब, तो 1964 में, ठीक है। फिर क्या, टिस्को टिस्को ग्रोथ सोप टिस्को ग्रोथ सोप कहाँ ये है आपका, रांची में कौन सा जगह में देखने को मिलता है, तो ये आपको जमशेदपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। कहाँ पे, तो ये जमशेदपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। इसका स्टैब्लिश डेट क्या है, तो 1967 है, ठीक है। यानी कि 1967 में इसका स्थापना किया गया था। क्यों किया गया था, इसका मेन पर्पस क्या था, तो भारी संरचनाएं के लिए किया गया था। किसके लिए, तो भारी संरचनाएं के लिए, ठीक है। अब देखते हैं कि विद्युत उद्योग, ठीक है, यानी कि थर्मल पावर प्लांट्स देखते हैं। तो विद्युत संयंत्र स्थान और स्थान वर्ग देखते हैं इसमें। तो इंपॉर्टेंट जो है वो मैं लेके आई हूँ। पहला जो आप इसको देख सकते हैं कि पहला कौन सा था, तो बोकारो थर्मल पावर
जो स्टेशन है उसका स्थापना ये कहाँ पे है? बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, ये आपका बोकारो में कब आया? 1952। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि 2021 में आपको पूछा था कि ये जो आपका जो थर्मल पावर प्लांट है, जो बोकारो थर्मल पावर प्लांट, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा था। हो सकता है इस बार डेट पूछ दे आपको, ठीक है, तो याद रखिएगा 1952 में, ठीक है। जिस तरह गोमिया विस्फोटक का ईयर पूछ दिया था बस सिंपल वे में, उसी तरह इसको भी पूछ सकता है, इसलिए ईयर मैं लेके आई हूँ, ठीक है। चंद्रपुरा थर्मल पावर जो स्टेशन है इसका कब स्थापना हुआ था? तो चंद्रपुरा जो थर्मल है वो आपका धनबाद में है, ठीक है, धनबाद में है। और ये आपका कब स्टार्ट आया था? तो 1964 में आया था, ठीक है। उस टाइम गलती से मैं चंद्रपुरा को आप लोगों को बोकारो डिस्ट्रिक्ट बता दी थी, बट सॉरी वो आपका धनबाद में हो जाएगा, ठीक है, फ्लो में। बट देखते हैं आगे क्या है। पतरातू थर्मल पावर प्लांट स्टेशन ये आपका रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 1966 में, ठीक है। ये ईस्वी सारा याद रखिएगा, ठीक है ना। 1966 में लाया गया था पतरातू थर्मल पावर स्टेशन को, ठीक है। और मैथन पावर स्टेशन डीवीसी, डीवीसी कब लाया था मैथन पावर स्टेशन? तो ये आपका कहाँ है? धनबाद में। कब आया? 1958 में लाया गया था इसको। कब? तो 1958 में लाया गया। तो भारी इंजीनियरिंग उद्योग का आप देखते हैं थोड़ा सा इसका इन लोग का क्या डेट है मेंशन क्या हुआ, तो उसको देखते हैं कि उद्योग स्थान और आपका स्थापना वर्ष और क्या इसके विशेषता है। तो यानी कि आपका HEC यानी कि आपका हो जाएगा हैवी इंजीनियरिंग कोऑपरेशन, ठीक है। हैवी इंजीनियरिंग कोऑपरेशन कहाँ पे है ये आपका? तो ये आपका रांची में है, ठीक है। और इसका जो स्थापना हुआ था आपका ये कब हुआ था? तो 1958 में हुआ था, ठीक है। और इसका जो विशेषता क्या बताता है कि ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि भारी मशीनों को बनाता है, यानी कि इसका उत्पादन करता है, ठीक है। खनिज आधारित उद्योग कौन कौन सा है? तो खनिज आधारित जो उद्योग हो जाएगा उसका उपयोग स्थान और स्थापना वर्ष, तो ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जो आपका झारखंड का जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, ठीक है, ये आपका घाटशिला में है, ठीक है। कब आया था? तो 1967 में आया था। कब आया था ये? तो 1967 में आया था। और कहाँ पे है ये? तो घाटशिला में। कमेंट में बताइएगा जो यहाँ पे होता है किसका किस चीज का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। हिंदुस्तान जो कॉपर लिमिटेड है यहाँ पे घाटशिला में किस चीज का उत्पादन किया जाता है, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब देखते हैं झरिया कोयला क्षेत्र का व्यवसायिक खनन का क्या है। तो ये धनबाद में जो झरिया खनन क्षेत्र का जो आपका खनन करने का जो शुरुआत किया गया था, ये कब किया गया था आपका? तो 1894 में किया था, ठीक है। यानी कि हमारा देश आजाद होने से पहले से यहाँ पे काम चल रहा था। कब? 1894 से, ठीक है। और क्या है नेक्स्ट? तो गिरिडीह कोयला क्षेत्र। तो गिरिडीह कोयला क्षेत्र आपका कहाँ पे है? तो ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और ये कब स्टार्ट हुआ था आपका? तो ये 1857 में हुआ था। कब? तो ये 1857 में आया था, ओके। सीमेंट उद्योग देखते हैं। तो सीमेंट उद्योग का क्या है, इसका उपयोग क्या है, स्थान क्या है, स्थान वर्ष क्या है, ठीक है। अब देखते हैं उद्योग सीमेंट उद्योग में ACC सीमेंट, ठीक है। ACC सीमेंट कहाँ पे है? ये आपका ये आपका सिंदरी यानी कि चंदिल क्षेत्र में। कहाँ पे? सिंदरी यानी कि चंदिल क्षेत्र में। कब आया था ये आपका? तो 1956 में आया, यहाँ पे स्थापना किया गया था इसका। कब? 1956 में किया गया था। अब बिरला सीमेंट, ठीक है, बिरला सीमेंट कहाँ पे स्थापना किया गया है इसका? तो बिरला सीमेंट का जो स्थापना किया गया झारखंड में वो आपका गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में किया गया। कहाँ पे? गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में किया गया। कब किया गया था? तो 1966 में 1996 में किया गया, ठीक है। यानी कि आपका 1996 में किया गया था किसका? बिरला सीमेंट उद्योग का, जो कि आपका गढ़वा में है, ठीक है। नेक्स्ट की ओर देखते हैं क्या हो जाएगा फिर आपका कुटीर एवं परंपरागत उद्योग, ओके। कुटीर एवं परंपरागत उद्योग में क्या क्या हो जाएगा? तो इसमें जो आपका हो जाएगा आपका इसका जो स्थापना है ये आधार विकास के लिए किया गया था, ठीक है। इसका उद्योग क्षेत्र और ये देखते हैं किसका किसका लिए। तो कुटीर एवं परंपरागत जो उद्योग होता है उसका उस उद्योग का नाम, क्षेत्र, स्थापना, ये तीनों चीज देखते हैं। तो फर्स्ट जो कुटीर उद्योग है आपका पहला होता है
तसर रेशम उद्योग, ठीक है, कौन सा? तसर रेशम उद्योग कहाँ पे है ये? ये आपका सिंहभूम और गोड्डा क्षेत्र में देखने को मिलता है। कहाँ पे? सिंहभूम और गोड्डा क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक है। ये कब किया गया था इसका ये कब किया गया था? तो ये ब्रिटिश काल से किया गया था। कब? तो ये ब्रिटिश काल से किया गया था। ओके, दूसरा क्या हो जाएगा आपका? ला, ठीक है, ला उद्योग। ला उद्योग कहाँ पे देखने को मिलता है ये आपका? तो ये आपका जो है रांची और खूंटी में देखने को मिलता है, ठीक है। तसर से आपका एग्जाम पूछ चुका है, ठीक है। तसर रेशम जो इसका पूछा था कि ये आपका तसर रेशम उद्योग कहाँ पे है, मिलता है, तो वो क्वेश्चन आपका तसर का पूछ चुका है, इसीलिए ला का पूछ सकता है। जिसको याद रखिएगा कहाँ पे मिलता है, तो रांची के खूंटी में मिलता है, ठीक है। और ये कब किस काल से देखने को मिलता है? ये आपको प्राचीन काल से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हो जाएगा आपका औद्योगिक परियोजनाएं, ठीक है, के महत्वपूर्ण तिथियां। तो इसमें हो जाएगा परियोजना और स्थान वर्ष, ठीक है। तो डीवीसी 1948, ठीक है, डीवीसी 1948 देख लिए थे इसको। और झारखंड 2000, ठीक है, 15 नवंबर 2000, ठीक है। वन लाइनर देखते हैं क्या है इसमें। तो टाटा स्टील कब? 1907, बोकारो 1964, एचईसी 1958, डीवीसी 1948, पतरातू थर्मल तो 1966, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है ये सब में, ठीक है ना। डेट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि डेट से 2021 में भी पूछा है वन लाइनर में, और 2023 का जो पेपर हुआ था उसमें भी वन लाइनर में पूछा था, ठीक है। तो इस बार भी पूछेगा तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्या? झारखंड की नदियों की सामान्य विशेषताएं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो ये टॉपिक जाने से पहले मैं अगेन एक बार और रिपीट कर देती हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों को हम लोग का जो वैप्स एकेडमी में जितने क्लासेस होते हैं वो अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज हमारा जो वैप्स एकेडमी है, वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विथ स्ट्रैटेजी, उसको आप शेयर कीजिए, ठीक है। शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स हर जगह शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। और पेपर 1 का जो क्लासेस जो कंप्लीटेड है आपका, इंडियन ज्योग्राफी सॉरी इंडियन पॉलिटी, ठीक है, उसमें आपका 15 नंबर का आता है, तो पूरा कंप्लीटेड है। आज जाइए, गो एंड वॉच, ठीक है, जाके आप लोग उसको देखो। और अभी हिस्ट्री स्टार्ट हुआ है, तो आप हिस्ट्री को भी, वो भी 10-15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको भी आप लोग जाके देखिएगा, क्योंकि पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट रखता है जीपीसी के लिए, ठीक है। क्योंकि 100 क्वेश्चन में एटलीस्ट तो 60 करेक्ट करके तो आपको आना ही पड़ेगा ना। झारखंड के भरोसे नहीं रहना है। झारखंड का जो पेपर 1 है 100 क्वेश्चन, उसी के भरोसे नहीं रहना है, ठीक है। पेपर 1 को भी आपको प्रॉपर वे में पढ़ना पड़ेगा। तो पेपर 1 का भी क्लासेस चल रहा है प्रॉपर तरीके से। आप जाइए क्लासेस को लीजिए, और पेपर 2 मैं करवा ही रही हूँ, जो आप लोग देख ही रहोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देखते हैं टॉपिक हमारा कौन सा है, तो वो झारखंड की नदियों की सामान्यतः विशेषताएं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कि झारखंड एक पठारी राज्य है। झारखंड जो है हमारा कैसा राज्य में काउंट होता है, तो ये आपका कौन सा है? छोटा नागपुर प्लेट्यू है, यानी कि ये एक पठारी राज्य है। इसीलिए यहाँ की जो नदियां है ये प्रकृति विशेष है, यानी कि ये यहाँ की जो नदियां हैं ये प्रकृति विशेष से माना जाता है। मुख्य विशेषता क्या है नदियों का, आइए देखते हैं। इसमें हो जाएगा कि अधिकांश नदियां कहाँ से निकलती हैं आपकी, तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ठीक है। नदियां युवा अवस्था में, अभी जो आपका जो झारखंड की जितने भी नदियां हैं ये आपके यूथ स्टेज में, कौन सा अवस्था में है, तो ये नदियां युवा अवस्था में। और ये ढाल अधिक है, जो झारखंड है ये यहाँ पे ढाल अधिक ये देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, तो प्रवाह तेज होता है। किसका? तो नदियों का जो प्रवाह होता है ये बहुत ही तेज होता है। और सेकंड क्या होता है आपका, कि आपका गहरी घाटियां जलप्रपातों की अधिकता देखने को मिलता है, ठीक है। और अधिकतर जो नदियां हैं वो पूर्व की ओर बहती, जितनी भी झारखंड की जो नदियां हैं वो आपके पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। किस ओर? तो वो पूर्व की ओर बहती है। और अंततः कहाँ पे जाके सारी नदियां गिरती है, तो वो आपकी बंगाल की खाड़ी पे जाके गिरती है, ठीक है।
ऑनलाइन में देखते हैं कि झारखंड की जो नदियां है वो तीव्र बहाव वाली है, ठीक है। कैसी है तो तीव्र बहाव वाली है, और क्या है ये अपरदनात्मक एवं जल प्रपात युक्त नदियां हैं, ठीक है। झारखंड का नदी बेसिन देखते हैं, ठीक है। झारखंड का जितने भी नदी बेसिन है उसको भी देखते हैं। तो झारखंड की जो नदियां है मुख्यतः 3 बेसिन में विभाजित किया गया है। कितने बेसिन में विभाजित किया गया है ये, तो 3 बेसिन में विभाजित किया। पहला कौन सा हो जाएगा, तो गंगा नदी बेसिन, ठीक है। कौन सा बेसिन, तो ये आपका गंगा नदी बेसिन। गंगा नदी बेसिन में आपको कौन कौन सा नदियां शामिल है, तो इसमें हो जाएगा दामोदर, बराकर और अजय नदी, ठीक है। ये 3 नदी आपका गंगा बेसिन में शामिल है। दूसरा आ जाएगा आपका स्वर्णरेखा नदी बेसिन। स्वर्णरेखा नदी बेसिन में कौन कौन सी नदियां शामिल है, तो इसमें आपका आ जाएगा पहला स्वर्णरेखा नदी खुद है, ठीक है। और दूसरा कौन सा आ जाएगा, कोयल नदी। कोयल नदी में दो दो नदियां आती हैं, एक उत्तरी कोयल आती है और दूसरा दक्षिणी कोयल आती है, ठीक है। और शंख नदी भी है और खरकई नदी भी। यानी कि आपका स्वर्णरेखा नदी के जो बेसिन है उसमें आपका टोटल 4 नदियां है, ठीक है। और एक नदी जो कि 2 है, यानी कि एक उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल, यानी कि टोटल 5 नदियां आपका किसमें है, तो आपका स्वर्णरेखा नदी बेसिन में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते क्या है, ब्राह्मणी बैतरणी बेसिन। तीसरा जो आपका आ जाएगा ब्राह्मणी बैतरणी बेसिन। इसमें कौन सा नदियां आती है, ये दक्षिण झारखंड की कुछ छोटी छोटी नदियां जुड़ी हुई है, ठीक है। मतलब ऐसा मतलब नहीं कि कोई बड़ी नदी के द्वारा इसको बना बेसिन जो है वो क्रिएट हुआ है। ये कुछ छोटी छोटी नदियों से ये कुछ छोटी छोटी नदियों से ये दक्षिण भारत का, ठीक है, वो भी दक्षिण भारत की जो कुछ छोटी छोटी नदियों के द्वारा बेसिन का बनाया गया है, यानी कि ब्राह्मणी बैतरणी बेसिन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, प्रमुख नदियों का विस्तार व विश्लेषण, ठीक है। अब पर जितने भी जो झारखंड की जो नदियां हैं उसका विस्तार, ठीक है, विस्तार और विश्लेषण देखते हैं। तो फर्स्ट पहले देखते हैं हम लोग कि दामोदर नदी के बारे जानते हैं, ठीक है। तो दामोदर नदी के बारे, ये सबसे महत्वपूर्ण नदी, झारखंड की सबसे महत्वपूर्ण नदी में से एक माना जाता है। किसको, तो वो दामोदर नदी को। उद्गम स्थल कहाँ है इसका, तो इसका जो आपका उद्गम स्थल हो जाएगा ये हो जाएगा आपका छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। पलामू और हजारीबाग क्षेत्र भी इसमें शामिल है, यानी कि छोटा नागपुर पठार जो कि पलामू और हजारीबाग का भी एरिया इसमें शामिल है। इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई लगभग आपका 592 किलोमीटर है, ठीक है। कितना, तो 592 किलोमीटर में, ओके। राज्य प्रवाह का क्या है, तो इसका जो आपका दामोदर घाटी जो दामोदर नदी का जो आपका प्रवाह क्षेत्र देखा जाता है वो आपका कहाँ से होगा, ये झारखंड से लेके आपका पश्चिम बंगाल की ओर जाता है। कहाँ से, दामोदर नदी, तो झारखंड से लेके आपका पश्चिम बंगाल की ओर जाता है, ठीक है। झारखंड नदी को दामोदर नदी को झारखंड का शोक नदी भी कहा जाता है, ठीक है। इसका उपनाम के तौर पे भी देखा जाता है कि झारखंड का उपनाम अगर पूछे तो उसको झारखंड का शोक के नाम से जाना जाता है, ओके। देखते हैं सहायक नदियां कौन कौन सी है किसका, दामोदर नदी की। तो दामोदर नदी की जो सहायक नदियां देखने को मिलती है, तो पहली जो सबसे बड़ी नदी जो दामोदर की सहायक नदी है वो आपकी हो जाएगी बराकर नदी। कौन सी, तो आपकी हो जाएगी बराकर नदी। फिर दूसरी कोनार और तीसरा जमुनिया हो जाएगा, ठीक है। फिर भौगोलिक एवं आर्थिक महत्व क्या है दामोदर नदी का, तो इसका जो ये दामोदर घाटी परियोजना का है, ठीक है, डीबीसी इसी में बना हुआ है, ओके। 1948 में बनाया गया था, जो भारत का सबसे बड़ी बहुउद्देश्य परियोजना है, ठीक है। फिर इसमें देखने को क्या मिलता है, कोयला दामोदर घाटी में ही देखने को मिलता है आपको। क्या, कोयला, जैसे कि झरिया बोकारो, इस्पात उद्योग भी इसी में देखने को मिलता है, ताप विद्युत भी इसी में देखने को मिलता है, बाढ़ नियंत्रण इसी में देखने को मिलता है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट देखे तो दामोदर घाटी जो परियोजना है भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजनाओं में से एक माना जाता है, ओके। अब बराकर नदी के बारे देखते हैं। बराकर नदी क्या है, ये इसको कह सकते हैं कि आपका दामोदर नदी की सहायक नदी, जो कि सबसे सभी सहायक नदियों में से सबसे बड़ी सहायक नदी के तौर पे जाना जाता है। कौन सा, ये आपका जाना जाता है आपका बराकर नदी, ओके। इसमें देखते हैं इसमें फिर क्या है आपका
इसका जो बांध कौन कौन सा है बराकर नदी में? बराकर नदी में आपका 2 बांध बने हुए हैं। कौन कौन बांध बने हुए? तो तिलैया डैम यानी कि तिलैया बांध बना हुआ है, दूसरा मैथन बांध बना हुआ है। ठीक है, आप हजारीबाग की ओर जाओगे ना, रामगढ़ से हजारीबाग, तो वहां पे आपको रास्ते में देखने को जरूर मिलता है ये वाला बांध, बहुत ही बड़ा है। ओके, फिर देखते हैं कि इसमें क्या है आपका तिलैया बांध, जो झारखंड का पहला बहुउद्देशीय बांध है। ठीक है, बांध अगर पूछे ना कि झारखंड का बहुउद्देशीय बांध जो सबसे बड़ा है वो झारखंड का, वो कौन सा है? तो आप बोलिएगा तिलैया बांध। ठीक है, नेक्स्ट है अजय नदी। अजय नदी झारखंड की पश्चिम और झारखंड से पश्चिम बंगाल की सीमा के क्षेत्र में, कहाँ पे है ये? तो झारखंड से पश्चिम बंगाल की सीमा क्षेत्र तक ये विस्तृत है। कौन सी? तो अजय नदी। ठीक है, कृषि के लिए ये उपयोगी माना जाता है। और ये कौन सा बेसिन में है आपके अजय नदी? तो ये अजय नदी गंगा जो नदी बेसिन है उसका एक पार्ट है, यानी कि हिस्सा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो झारखंड की जो नदियों से संबंधित समस्याएं, ठीक है, हम लोग तो मेरिट पॉइंट्स जितने भी थे देख लिए, अब डिमेरिट पॉइंट्स देखते हैं, यानी कि समस्याएं देखते हैं कि नदियों की क्या क्या समस्याएं। तो प्रमुख जो समस्याएं आपका हो जाएगा नदियों का झारखंड में, सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलता है खनन से जल प्रदूषण। ठीक है, इतना ज्यादा वहां पे खनन, यानी कि झारखंड इतनी ज्यादा माइनिंग होता है ना कि वहां का जल जल प्रदूषित होते जा रहा है। और पूछा जाएगा आप लोगों को कि झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी किसको बोला जाता है, तो वो आपका हो जाएगा दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी को सबसे प्रदूषित नदी माना जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, दूसरा नेगेटिव पॉइंट क्या हो जाएगा? तो दूसरा नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा वनों की कटाई। ठीक है, वनों की कटाई होती है, जिससे क्या होता है? मृदा का अपरदन होता है। ठीक है, क्या होता है? जिससे मृदा का अपरदन होता है। और इसमें क्या होता है? गर्मियों में जल का प्रवाह कम होता है, गर्मियों में जल का प्रवाह भी इसमें कम होता है। ठीक है, और औद्योगिकी अविशिष्टि। नेक्स्ट है आपका झारखंड का अधिकांश भाग किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? ठीक है, क्वेश्चंस आ गए हैं अब आप लोगों के। तो क्वेश्चंस जाने से पहले और करवाने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि प्लीज आप लोग 1K का सब्सक्राइबर फुलफिल कीजिए। ठीक है, और हम लोग लाइव आएंगे उसके बाद। ठीक है, और जो भी आप लोगों का मेन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगा ना, आप लोग 1K फुलफिल कीजिए। मेन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा वो हम लोग फुलफिल करेंगे। अंडर 1K स्टूडेंट, 1000 से बाहर के स्टूडेंट के लिए ये ऑफर नहीं रहेगा, ओनली अंडर 1K स्टूडेंट। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और जितने भी वेब्स एकेडमी में जो क्लासेस हैं पेपर 1 के लिए, आप प्लीज जाके देखें। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहां पे लिखा हुआ है बीपीएससी यूपीएससी तो इंपॉर्टेंट नहीं है। पेपर 1 ही कंबाइंड होता है, चाहे वो कोई भी स्टेट का होता है ना, तो पेपर 1 कंबाइंड होता है, सबको उसको पढ़ना रहता है। सारे स्टेट सेम ही पढ़ते हैं, बस सब जो हमारा जो सिलेबस बनाया जाता है, हर स्टेट का सिलेबस अलग है। ठीक है, बट जो पढ़ा जाता है वो सेम पढ़ा जाता है, कुछ अलग नहीं पढ़ा जाता है। इसलिए आप लोग जाइए और क्लासेस को देखिए। पेपर 1 के लिए 100 क्वेश्चन का है, तो आप लोग का सारा ये जो 100 क्वेश्चन है, ये सारे 100 क्वेश्चन का फुलफिलमेंट हो जाएगा। आप वहां पे जाके क्लासेस लो। ठीक है, खास करके पॉलिटी। इसमें देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड का अधिकांश भाग किस भौतिक क्षेत्र में है? तो अधिकांश भाग कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ये बी। कौन सा? तो ये आपका छोटा नागपुर में। ठीक है, तो छोटा नागपुर झारखंड का एक पठारी राज्य है। ठीक है, झारखंड क्या है आपका? एक पठारी राज्य में आता है। ये छोटा नागपुर पठार कितना कवर करता है? तो ये आपका 80 से लेके 85% छोटा नागपुर जो है आपका कवर करता है। छोटा नागपुर में ही आपका ये कौन कौन सा आ जाता है? आपका बोकारो आ जाता है, हजारीबाग आ जाता है और रांची आ जाता है। ठीक है, और आप थोड़ा बहुत पलामू को भी, राजमहल पहाड़ियां उत्तर की ओर देख सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका झारखंड का शोक नदी, ऑब्वियसली दामोदर नदी। ठीक है, एक्सप्लेन उतना नहीं करूंगी, अब इतना सारा तो कर दी हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। नेक्स्ट देखते हैं हम हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंड्रू जो जलप्रपात है ये आपका किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका स्वर्ण रेखा नदी पर है। ठीक है, कहाँ पे? तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर है। इसका कितने मीटर है? तो ये 98 मीटर पे है। ठीक है, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी? भारत की, ठीक है,
झारखंड का नहीं पूछ रहा, झारखंड का भी पूछेगा तो सेम ही होगा, ठीक है। और भारत का जो पहली जो बहुउद्देशीय परियोजना है ये डीवीसी है, दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है। और आपको भारत का पहला बांध, भारत का जो पहला जो बांध है, और झारखंड झारखंड का जो पहला बांध वो कौन सा है, कमेंट करके बताइए। अभी 2 मिनट पहले पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, जरूर बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डीवीसी कवर करता है आपका, ठीक है, क्या क्या कवर करता है, तो ये आपका उद्देश्य क्या क्या, बाढ़, सिंचाई, बिजली और उद्योग को ये कवर करता है, ठीक है। झारखंड में जो कुकिंग कोयला वो सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका झरिया। कहाँ पे मिलता है, तो ये आपका झरिया में मिलता है, ठीक है। झरिया उच्च कोटि का कुकिंग कोयला है और क्या है, इस्पात उद्योग आधार आधार रखता है, ठीक है। ये कहाँ पे, यानी कि टाटा बोकारो, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका स्वर्णरेखा नदी का उद्गम कहाँ पे है, तो ये आपका नगड़ी रांची से है। स्वर्णरेखा कहाँ से निकलती है, तो नगड़ी रांची से निकलती है, ठीक है। और कहाँ पे गिरती है जाके स्वर्णरेखा नदी, तो ये आपकी बंगाल की खाड़ी पे जाके गिरती है, ओके। तो इसमें और देखते हैं झारखंड में सर्वाधिक जलप्रपात होने का मुख्य कारण कौन सा है। झारखंड का सर्वाधिक जो जलप्रपात है, वाटरफॉल्स बनते हैं झारखंड में, उसका मुख्य रीजन क्या है, तो रीजन जो आपका हो जाएगा कि क्योंकि झारखंड पठारी भूभाग की आकृति है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये झारखंड की जो ऊंचाई है वो अधिक है और नदियां क्या है, युवा अवस्था में, और क्या है ये इसका वर्टिकल जो वर्टिकल क्या करता है, इरोजन करता है, ठीक है, वर्टिकल इरोजन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, स्वतंत्रता के समय झारखंड की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था, ठीक है। जब स्वतंत्र हुआ था उस टाइम झारखंड का प्रमुख अर्थव्यवस्था क्या था, तो उसका प्रमुख अर्थव्यवस्था क्या था, तो खनन एवं वन आधारित गतिविधियां थी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि जब 1947 में झारखंड तत्कालिक बिहार भाग का था, मतलब कि 1946 में आपका क्या था, 1947 में क्या था, तो हमारा बिहार झारखंड दोनों एक ही था, ठीक है, अलग नहीं हुए थे उस टाइम। तो उस टाइम का पूछा गया कि कोयला, लो अयस्क और वन उपज प्रमुख थे उस टाइम, ठीक है। उस टाइम कृषि भी था बट उस टाइम आपका क्या था, तो कोयला, लो अयस्क, वन उपज प्रमुख थे। और कृषि वर्षा आधारित था, वह कम उत्पादित था, कृषि होता था बट कम होता था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप कि जो दामोदर घाटी जो परियोजना है उसका स्थापना किस उद्देश्य से किया गया था, तो इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था बहुउद्देशीय विकास करना, ठीक है। क्या करना था, तो बहुउद्देशीय विकास करना था, ठीक है। ये देखो आप लोग क्या क्या करना था, तो बाढ़ का नियंत्रण करना था और सिंचाई, एक सेकेंड, बाढ़ को नियंत्रण करना था, सिंचाई करना था और विद्युत प्लस औद्योगिक जल यानी कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से इसको कह सकते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुआ, ठीक है। बोकारो इस्पात 1964 में हुआ इसका स्थापना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कृषि उपकरण, नेक्स्ट क्वेश्चन गायब है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया होगा कि जो आपका एचईसी पूछा गया होगा कि एचईसी जो है आपका जो रांची में है वो किससे रिलेट करता है, ठीक है, किससे संबंध रखता है, तो ये जो है आपका ऑप्शन भारी मशीन निर्माण के लिए, ठीक है। एचईसी का संबंध पूछा होगा तो ये आपका हो जाएगा भारी आपका उद्योग मशीन बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड आंदोलन का जो प्रमुख आर्थिक कारण क्या था, झारखंड जो आंदोलन हुआ था उसका मुख्य प्रमुख कारण क्या था, तो इसका जो कारण था संसाधनों का बाहरी दोहन था, ठीक है। तब झारखंड इसीलिए अलग हुआ था, यानी कि क्यों, यानी कि संसाधनों का बाहरी दोहन ज्यादा होने लगा था इस वजह से। अब देखते हैं कि क्वेश्चन है आपका कि सबसे ज्यादा जो इसमें क्वेश्चन ही गायब है, तो इसमें जो पूछा गया होगा कि वर्षा आधारित व पिछड़ी, क्योंकि यहाँ जो झारखंड का जो कृषि है, झारखंड का जो कृषि है वो किससे आधारित है, ठीक है, किससे आधारित है, तो ये हो जाएगा आपका किससे, तो ये वर्षा आधारित है, यानी कि आपका इसमें कौन कौन सा मिट्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, तो लाल मिट्टी, ठीक है, यानी कि लाल मिट्टी, और ये आपका क्या है, तो उत्पादकता को कम करता है, ठीक है। और देखते हैं आगे क्या है,
नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि राज्य के गठन के बाद प्रारंभिक वर्ष में मुख्य आर्थिक चुनौती क्या थी। ठीक है, जो जब राज्य गठन हुआ था, ठीक है, झारखंड, उस टाइम आर्थिक चुनौती क्या थी, तो उसका जो चुनौती था प्रशासनिक अनुभव, ये संसाधनों में कमी, प्रशासनिक अनुभव, ठीक है, प्रशासनिक अनुभव की कमी थी। ठीक है, ये देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब 2010 के बाद झारखंड की आर्थिक नीति का मुख्य फोकस क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि 2010 में आपका नीति का मुख्य फोकस क्या रहा है। तो इसका जो मुख्य फोकस रहा था, क्या रहा था आपका, तो ये रहा था आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औद्योगिक विविधीकरण। ठीक है, यानी कि एमएसएमई। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, औद्योगिक विविधीकरण यानी कि एमएसएमई हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका मनरेगा का झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर मुख्य प्रभाव पड़ा, यानी कि मनरेगा का झारखंड की ग्रामीण व्यवस्था पर मुख्य प्रभाव पड़ा। किस तरह का प्रभाव पड़ा था, तो ये प्रभाव था आपका आय सुरक्षा व रोजगार। ठीक है, यानी कि आय सुरक्षा और रोजगार का प्रभाव पड़ा था, जिसमें पलायन की कमी यानी कि सीमित दिखी और ग्रामीण मांग में सहारा बना। ठीक है, किसका, मनरेगा का। हाँ, क्वेश्चन में पूछी थी आप लोगों से कि जो मनरेगा है इसका नाम बदलकर अभी फिलहाल में ही क्या रखा गया है, इसको कमेंट करके बताना ना भूले। ठीक है, प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो वर्तमान में झारखंड की आर्थिक दिशा किस ओर ले जा रहा है। जो वर्तमान में जो है, ये जो झारखंड की जो आर्थिक दिशा है वो किस ओर लेते जा रहा है, तो वो हो जाएगा आपका सतत खनन व कौशल विकास की ओर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। हाँ, इसमें हो जाएगा आपका कि सस्टेनेबल माइनिंग और जो ग्रीन इंटीवेटिव्स है और स्किल डेवलपमेंट उसकी नीतियां केंद्रित कर रहा है। ठीक है, कौन, तो वो आपका झारखंड। नेक्स्ट हो जाएगा आपका झारखंड में बहुआयामी गरीबी का मुख्य कारण क्या माना जाता है। जो आप लोग झारखंड का जो बहुआयामी जो गरीबी है उसका मेन रीजन क्या है, तो इसका मेन रीजन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर असंतुलित विकास, यानी कि इसमें देखते हैं क्या है। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वो क्या, तो असंतुलित विकास के कारण यहाँ पे गरीबी का जो बहुआयामी है वो प्रमुख माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि दामोदर घाटी जो है आपका क्षेत्र के औद्योगिक विकास का मुख्य कारण है। जो दामोदर घाटी है वो आपका, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो जो आपका हो जाएगा वो क्या पूछ रहा है कि दामोदर घाटी जो क्षेत्र है औद्योगिक विकास का मुख्य कारण पूछ रहा है। ठीक है, तो औद्योगिक विकास का जो मुख्य कारण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या क्या, कोयला प्लस ऊर्जा प्लस डीवीसी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते कि क्या हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका इसका विश्लेषण, देखिए जो है वही है कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, झारखंड में कृषि की सीमित उत्पादकता का प्रमुख उद्देश्य कारण क्या है। जो कृषि जो विकास जो सीमित है उसका उत्पादकता का मुख्य जो भौगोलिक कारण यानी कि आपका जियोग्राफिकल रीजन पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या है, तो इसका जो आपका रीजन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पठारी भू आकृति व लाल मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसमें ढाल यानी कि ढाल है, जल धारा, जल जल को धारण कम करता है और सिंचाई बाद भी इसमें नियमित रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं वन लाइनर में इसमें क्या देखने को, तो डीबीसी 1948 देख लो। ठीक है, फिर बोकारो 1964 देख लो, एचईसी 1950, राज्य का गठन 2000, मुख्य समस्याएं क्या, असंतुलित खनन आधारित विकास। ठीक है, वर्तमान का लक्ष्य क्या है, तो सतत विविधीकृत और समावेशी विकास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। तो नेक्स्ट है कि झारखंड को भारत का खनिज हद क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो झारखंड को भारत का खनिज हद क्यों कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि खनिज साधनों की प्रचुरता के कारण। ओके,
तो देख लो क्या क्या है यहाँ पे आपको झारखंड में देखने को मिलता है। तो झारखंड में आपको मिलेगा क्या, कोयला, लोहा, बॉक्साइट, तांबा, ये बहुत सारी चीजें झारखंड में देखने को मिलता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मिनरल हार्ट ऑफ ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता है, मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में औद्योगिक विकास का सबसे प्रमुख भौगोलिक कारण क्या है। जो औद्योगिक विकास है उसका सबसे प्रमुख कारण क्या है, तो ये हो जाएगा आपका छोटा नागपुर पठार। तो छोटा नागपुर पठार में क्या क्या देखने को मिलता है आपका, तो यहाँ पे मिलता है प्राचीन चट्टानें मिलती हैं, खनिज का भंडार है पूरा, फिर भारी उद्योगों का विकास किया गया है किसमें, तो आपको छोटा नागपुर पठार में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आ जाएगा कि टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना, टिस्को की स्थापना कब हो गई आपका, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 1907। ठीक है, यानी कि 1907 में हुआ था, कहाँ है, जमशेदपुर में है। ठीक है, और भारत का पहला निजी इस्पात है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हैवी इंजीनियरिंग कोऑपरेशन HEC रांची की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका जो आपका स्थापना हो गया था तो 1958 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, कब, 1958 में हुआ था, HEC की स्थापना हो गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिकीकरण में महत्वपूर्ण है, यानी कि ये जो HEC है ये आपका भारत के क्षेत्र के औद्योगिक में महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोकारो इस्पात संयंत्र किस वर्ष स्थापित हुआ, बोकारो जो आपका इस्पात संयंत्र है वो किस स्थापित हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा वर्ष, तो 1964 में हुआ था। कब हुआ था, 1964 में हुआ था। ये सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख इस्पात है। निम्न में से कौन सा ताप विद्युत केंद्र झारखंड में स्थित है, निम्न में से इनमें से कौन सा विद्युत जो कि आपका झारखंड में स्थित है, तो हो जाएगा कौन सा, ये ऑप्शन नंबर बी यानी कि पतरातू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पतरातू ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में थी, बोकारो में। ठीक है, और तालचेर कौन सा स्टेट में, ये उड़ीसा में है। और कोरबा कहाँ पे है, ये छत्तीसगढ़ में है। और नवा मुंडी, अब देखते हैं क्वेश्चन कौन सा, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नवा मुंडी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, जो नवा मुंडी है ये आपका किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका हो जाएगा लो अयस्क के लिए। किसके लिए ये आपका, तो ये आपका नवा मुंडी जो सिंहभूम में है। ठीक है, उच्च गुणवत्ता का लो अयस्क मिलता है कहाँ पे, तो नवा मुंडी में। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं आपका, तो झारखंड का तांबा उद्योग मुख्यतः किस क्षेत्र में, झारखंड में जो तांबा होता है इसका मुख्य उद्योग किस क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, उस टाइम मैं डिस्ट्रिक्ट का नाम बताई थी कि इस डिस्ट्रिक्ट में है किस चीज का उत्पादन होता है, मैं कमेंट में पूछी हूँ आप लोगों को, मैं इसका नहीं आंसर दूंगी क्योंकि मैं पीछे पढ़ाई हूँ तो वो क्वेश्चन था, आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही आंसर है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ना ही इसका आंसर बताऊंगी। आप लोग प्लीज अगर प्रॉपर वे में क्लास ले रहे हो तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, जो कमेंट में बताएगा मैं समझूंगी कि वही लड़का या फिर वही स्टूडेंट, गर्ल्स या बॉयज जो भी है जो प्रॉपर वे में क्लासेस को ले रहा है। ठीक है, इसका मैं आंसर नहीं बताने वाली हूँ, आप कमेंट में बता देना। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है कि तसर रेशम उद्योग झारखंड में क्यों विकसित है। ठीक है, जो तसर है वो क्यों विकसित है, इसका जो तसर जो उद्योग रेशम उद्योग विकसित करने का जो मेन जो आपका देखने को मिलता है वो वन आधारित हो जाता है। किसके लिए, तो वन आधारित कच्चा माल के लिए। ठीक है, यानी कि जो कि आपका रॉ मटेरियल के लिए है। ठीक है, यानी कि इसमें देखने को मिलता है कि वन प्लस साल ब्रिज मिलके क्या करता है, तसर कीट। ठीक है, यानी कि ऐसे कॉमन में खोरठा लैंग्वेज में बोला जाए तो इसको सरई का पेड़ बोलते हैं। ठीक है, सरई का पेड़ में आपको तसर यानी कि कीट यानी कि उसको लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या जनजातीय आजीविका से जुड़ा हुआ ये उद्योग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा उद्योग झारखंड में जनजातीय अर्थव्यवस्था से सीधी जुड़ी हुई है। ठीक है, जो झारखंड की जो जनजातीय है उससे अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़ा हुआ है, तो ये अर्थव्यवस्था से पूछा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा ये, तो ला एवं तसर। ठीक है, ला और तसर झारखंड की जो जनजातीय है उन लोगों का प्रमुख जीविका है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड उद्योग
झारखंड के औद्योगिक विकास की प्रमुख समस्या क्या है? झारखंड की जो उद्योग है उसका प्रमुख समस्या क्या रहा है? तो इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा पर्यावरण क्षरण के कारण होता है। ठीक है, यानी कि पर्यावरण का क्षरण के कारण होता है, जैसे कि खनन होता है, वन की कटाई होती है, भूमि के संरक्षण होता है, प्रदूषण के कारण सतत विकास की इसमें आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? औद्योगिकीकरण से उत्पन्न सबसे गंभीर सामाजिक समस्या कौन सी है? औद्योगिकीकरण से जो उत्पन्न है ये सबसे जो समस्या मेन है वो हो जाएगा आपका विस्थापन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। ठीक है, विस्थापन यानी कि आपका हो जाएगा कि बड़े बांध है, खनन है और स्टील प्लांट है, इससे जनजातीय विस्थापन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जमशेदपुर में इस्पात उद्योग स्थापित होने का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, यानी कि जमशेदपुर में जो इस्पात है उसका मुख्य कारण क्या है? तो ये हो जाएगा लो अयस्क कोयला और जल के कारण। ठीक है, वहां पे इसलिए वहां पे स्थापित किया गया है जमशेदपुर में, क्योंकि वहां पे कोयला भी लो अयस्क भी देखने को मिलता है, कोयला भी देखने को मिलता है, प्रचुर मात्रा में आपका जल भी देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका हो जाएगा, हाँ ये भी बता देते हैं कि लोहा कैसे देखने को मिला। तो ये नोआ मुंडी के द्वारा, कोयला झरिया के द्वारा देखने, और स्वर्ण रेखा और खरकई नदी जल की आपूर्ति पूर्ति को करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। झारखंड में एमएसएमई को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एमएसएमई का जो बढ़ावा देने का जो मुख्य उद्देश्य रहा है वो आपका रहा है क्या? तो रोजगार विविधीकरण। ठीक है, रोजगार विविधीकरण रहा है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें अब। तो इसमें अब देखते हैं कि एमएसएमई जो है आपका, एमएसएमई जो है आपका क्या है? तो ये आपका स्थायी रोजगार खनन पर निर्भर करता है, कम निर्भर है, यानी कि अस्थाई रोजगार और खनन पर कम निर्भर है। ठीक है, रैपिड फायर देखते हैं इसका, रैपिड में रिवीजन। टाटा स्टील 1970, जमशेदपुर एचईसी 1958, रांची बोकारो बोकारो स्टील 1964, पतरातू ताप विद्युत उद्योग है। और जो उद्योग का आधार क्या है? तो खनिज एवं ऊर्जा है। और मुख्य समस्या क्या है? विस्थापन और पर्यावरण। ठीक है, वर्तमान में क्या देखने को मिल रहा है अभी झारखंड में? तो आपको एमएसएमई और सस्टेनेबल इंडस्ट्री देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, जलप्रपात से वाटरफॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब देखिए हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। यस, बिल्कुल सही, ये स्थित है। स्वर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी पे गिरती है। हाँ, ये डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी पर जाके ये गिरती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि झारखंड का कौन सा जलप्रपात धार्मिक प्लस भौगोलिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है? झारखंड का एक लौता ऐसा जलप्रपात का नाम बताइए जो कि धार्मिक है और भौगोलिक दोनों क्षेत्र से महत्वपूर्ण निभाता है। तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? तो रजरप्पा। कौन सा हो जाएगा? रजरप्पा। आप मेरे को बताइए कि रजरप्पा जो वाटरफॉल का जो निर्माण होता है रजरप्पा वाला, वो कौन दो नदियों के बीच से ये निर्माण होता है? ठीक है, इसको कमेंट में बताइएगा। रजरप्पा जो कि, अच्छा ये मत बताइए, ये मैं बता देती हूँ। ठीक है, ये कौन कौन सा? दामोदर और भैरवी के संगम पे छिन्नमस्ती के मंदिर है। ठीक है, तो भैरवी नदी का दूसरा नाम क्या है? झारखंड में दूसरा नाम क्या है भैरवी नदी का? ठीक है, वो मेरे को कमेंट करके बताइए, क्योंकि लास्ट वाला जो क्लास हुआ था ना उसमें मैं बताई थी दूसरा नाम इसका। नेक्स्ट है आपका क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा जलप्रपात कोयल नदी प्रणाली से संबंधित है? जो कोयल नदी से है वो कौन सा संबंध रखता है? तो ये आपका हिरनी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिरनी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दसम जो जलप्रपात है वो किस नदी पर है? तो ये हो जाएगा आपका स्वर्ण रेखा नदी पर। ठीक है, तो स्वर्ण रेखा नदी यानी कि दसम जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, रांची जमशेदपुर मार्ग पर है। ठीक है, यानी कि जो आपका दसम जो है वो आपका रांची और जमशेदपुर मार्ग पर है। ये पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका घाघ जलप्रपात झारखंड के किस जिले में, ठीक है। यानी कि पूछ रहा घाघ यानी कि बूढ़ा घाघ के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो बूढ़ा घाघ जो घाघ है ये कहाँ पे, ये आपका लातेहार हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका, लातेहार हो जाएगा, ठीक है। जो नेत्रहाट क्षेत्र का लातेहार जिले में ये क्या है, तो ये आपका स्थित है, ठीक है। और ये बूढ़ा घाघ जलप्रपात नदी किस पर स्थित है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात, तो ये जो आपका हो जाएगा कौन सा, ये आपका बूढ़ा घाघ ही नदी पर ये आपका स्थित है, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका, ये जो है आपका परीक्षा के महत्वपूर्ण पॉइंट से आप देखें, इसका जो आपका आंसर मैं बता दी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा, नेक्स्ट वन लाइनर देखते हैं। बूढ़ाघाघ जलप्रपात कहाँ है, तो लातेहार में। क्षेत्र कौन सा है, तो नेत्रहाट में। नदी कौन सी है, तो बूढ़ाघाघ यानी कि कोयल नदी है, ठीक है, कोयल नदी। छोटा नागपुर कौन से पठार में है, ये भी आपका छोटा नागपुर पठार में आता है। ऊंचाई कितना है, तो ये आपका 90 टू 95 है। अहुंड्री फॉल का कितना है, तो 98 है। तो उसका 98 है, बूढ़ा घाघ का कितना है, 90 टू 95। तो हाईएस्ट आपका हो जाएगा हुंड्रू, और सेकंड हाईएस्ट पूछेगा तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका बूढ़ा घाघ हो जाएगा, ठीक है। ये पर्यटन के दृष्टि से इसको देखे तो अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देता है अपना। अब भौगोलिक पर्यटन और भौगोलिक दोनों दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है। ये मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो देखते हैं कि सदनी जो जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है। जो सदनी जलप्रपात है वो आपका हो जाएगा कौन सा नदी, तो वो हो जाएगा आपका संख नदी पर है। कहाँ पे, वो संख नदी पर है, ठीक है। ये जो सदनी जलप्रपात है ये गुमला जिले में कहाँ पे है, तो ये आपका हो जाएगा गुमला जिला, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हिरनी जलप्रपात किस नदी तंत्र पे है। जो हिरनी जलप्रपात है वो किस नदी तंत्र में है, ये आपका कोयल नदी तंत्र में है, ठीक है। जो कि हिरनी जो नदी है ये कोयल नदी की सहायक नदी। ये भी याद रखिएगा कि हिरनी नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो आपका हो जाएगा कौन सा नदी, तो ये हो जाएगा आपका कोयल नदी। ओके, आई होप सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा आज का क्लासेस था जो कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस था। ये सिलेबस में जितना दिया हुआ था टोटल 10 मार्क 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स का क्वेश्चन मैं करवाई हूँ प्रॉपर, ठीक है। जितने भी सारे जो आपके फॉल्स वगैरह जो भी थे और नदियां वगैरह सारा मैं कंप्लीट करा दी हूँ। तो आज का क्लास खत्म करने से पहले मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ आप लोगों को कि प्लीज क्लासेस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी वीडियोज अगर वेब्स अकेडमी का अभी तक आप देखे नहीं हो तो जाके क्लासेस को देखा कीजिए प्रॉपर वे में, और 1K का सब्सक्राइबर का जो टारगेट है उसको जल्दी से फुलफिल कीजिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं क्लासेस को। ओके, बाय, थैंक यू।